हम करंट अफेयर भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ्स का कवर करेंगे, ठीक है। अक्टूबर ऑनवर्ड सारे रहेंगे, पर इंश्योरेंस और फाइनेंस के, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो मैं सारे क्लियर कर दूंगी, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन तो मुझे रिफ्लेक्ट कर रहा है, एन्युटी इंश्योरेंस। अब आप लोग बताओ एन्युटी इंश्योरेंस होता क्या है? जो पेंशन प्लान पे देते हैं उसे एन्युटी कहते हैं, दैट्स इट। और देखो नेक्स्ट है श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस। अगर ये डिफाइन करना है तो कैसे करोगे? ये हमने नहीं करा था श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस, ठीक है, मैं आज करवा दूंगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करें वो करें करंट अफेयर से। आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या चीज़ कैसे है, जैसे जैसे मैं कह रही हूँ जो इम्पॉर्टेंट है वो आप लोगों को दिमाग में बिठाना है उन चीज़ों को, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें पीयूष गोयल, इन्होंने क्या किया, लॉन्च किया एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है, मार्ग। अब पेपर में ये नहीं पूछेंगे किसने लॉन्च किया, पेपर में ये पूछेंगे कि मार्ग में एम स्टैंड फॉर, मार्ग में ए स्टैंड फॉर। तो आपको पता होना चाहिए मार्ग की फुल फॉर्म क्या है आपकी, मेंटोरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रिसिलियंस, ग्रोथ। अब देखो इसको याद करने का तरीका कैसे है। देखो मार्ग की बात कभी भी याद रखना, कोई चीज़ बिजनेस स्टार्ट करे, कोई भी चीज़ करे, उसके लिए पाथ यानी कि रास्ता सही होना चाहिए। रास्ता सही होना चाहिए मतलब मार्ग सही होना चाहिए, ठीक है। अगर मार्ग का जो है आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपका रास्ता कैसे सही होगा, तो उसके लिए आपको मेंटोरशिप, किसी की गाइडेंस की ज़रूरत होगी। तो आपको याद रखना है मार्ग में सबसे पहले क्या मिलना चाहिए, अच्छा मेंटोर मिलना चाहिए, तो मेंटोरशिप हो जाएगा। अब देखो मेंटोर जो होगा वो आपको एडवाइस करेगा, तो याद रखना मार्ग में ए स्टैंड फॉर एडवाइजरी। अब देखो एडवाइस भी उसने कर लिया बिना असिस्टेंस के, तो अगर आपके पास पैसा ही नहीं है इंश्योरेंस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो एडवाइस का क्या फ़ायदा। तो एडवाइस के बाद क्या होनी चाहिए आपके पास, असिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने रिसिलियंस को कैसे याद करना है। देखो आप लोगों की एक हैबिट है कि बात बात पे क्या है, रिपीटेडली साइलेंट रहने की। अगर आप साइलेंस मेंटेन करोगे तभी तो ग्रोथ करोगे ना। अपने प्लान सबको बता दोगे पहले ही उसको लॉन्च किए हुए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है। कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, मार्ग। मार्ग में एम स्टैंड फॉर, ए स्टैंड फॉर, नेक्स्ट ए स्टैंड फॉर असिस्टेंस, फिर नेक्स्ट आर रिसिलियंस, और लास्ट में जी ग्रोथ। यानी कि मेंटोरशिप से लेके आपको ग्रोथ तक जाना है। क्या बातें क्लियर होगी? नेक्स्ट आ जाओ, आरोग्य मैत्री जो है प्रोजेक्ट है जो कि अनाउंस किया गया आपका ग्लोबल साउथ समिट। किसने करा है अनाउंस, आपके पीएम मोदी ने। अब देखो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछा जाता है कौन सी समिट कहाँ ऑर्गेनाइज किया, तो ग्लोबल साउथ समिट 2023 की बात करें तो इंडिया में ही हुई है, न्यू दिल्ली में। इसका मतलब पीएम मोदी ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, आरोग्य मैत्री। क्या बातें क्लियर हो गई? तो ग्लोबल साउथ समिट का वेन्यू क्या रहा आपका, न्यू दिल्ली रहा। इसका मतलब ये आपकी जो स्कीम होगी, कोई प्रोजेक्ट है, ये फाइनेंस से एसोसिएटेड है। क्या इतनी बातें सबको समझ आ गई? और ये जो मार्ग है ये भी किससे एसोसिएटेड है, फाइनेंस। आज जो हम करंट अफेयर करें फाइनेंस और इंश्योरेंस को सम अप कर रहे हैं। क्या इतनी बातें सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब आप लोगों ने मुझे बताना है पीएम मोदी किस समिट में पार्टिसिपेट किया, ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई आपकी, न्यू दिल्ली में हुई। उन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया आपका, आरोग्य मैत्री। देखो हमने क्या कहा, मैत्री मतलब क्या होते हैं, मित्र ना, तो मित्र से मैत्री याद रख लेना, ठीक है। और पीयूष गोयल ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, मार्ग में एम स्टैंड फॉर, ए स्टैंड फॉर, नेक्स्ट ए स्टैंड फॉर, ठीक है, फिर आर और जी ग्रोथ। क्या इतनी बातें क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट, न्यू इंडिया एश्योरेंस। ये आपको पता है, हमने बोला था ना 4 सब्सिडरी में से एक कौन है आपकी, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ठीक है। इन्होंने लॉन्च किया है पे एज यू ड्राइव व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी। देखो व्हीकल की इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका नाम क्या है, पे एज यू ड्राइव। क्या बातें क्लियर होगी? पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा कि न्यू इंडिया एश्योरेंस ने जो है आपकी जो है हाल फिलहाल में क्या किया है, आपकी व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पे एज यू ड्राइव। यानी कि प्रीमियम आपको वैसा पे करना पड़ेगा जिस तरह से आप ड्राइविंग करोगे। क्या बातें क्लियर हो गई? तो इसका मतलब अच्छे से ड्राइव करोगे तभी तो आप नई इंडिया की शुरुआत करोगे। बातें क्लियर हो गई? इस तरीके से याद रखना है, क्या अच्छे से ड्राइव करोगे तो न्यू इंडिया की शुरुआत करोगे, यानी कि न्यू इंडिया एश्योरेंस।
नेक्स्ट, बजाज फाइनेंस ने लॉन्च किया है इंश्योरेंस मॉल फॉर इट्स कस्टमर टू इंश्योर एन ईजी बाय एक्सपीरियंस। यानी कि अब आपसे पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, ये पूछेंगे कि इंश्योरेंस मॉल को ओपन किया गया किस फर्म के द्वारा, तो आपको पता होना चाहिए बजाज फाइनेंस। किसने? बजाज फाइनेंस। देखो क्यों यहाँ पे वर्ड इंश्योरेंस इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कहा फाइनेंस और इंश्योरेंस दोनों के करंट अफेयर्स है। क्या बातें सबको समझ आ गई? तो आपने मुझे बताना है इंश्योरेंस मॉल किस फर्म ने किया है आपका लॉन्च? बजाज फाइनेंस ने। इसकी वजह से होगा क्या, जो कस्टमर्स है ना वो इजीली परचेज कर सकते हैं कोई भी चीज़ों को। यानी कि फाइनेंस में अगर उन्होंने शेयर मार्केट पे पैसा लगाना है तो इजीली लगा सकते हैं, इसीलिए ओपन किया है क्या आपका इंश्योरेंस मॉल। नेक्स्ट आ जाओ, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी विल प्रमोट रोड सेफ्टी एज पार्ट ऑफ इट्स CSR। देखो हर एक जो फर्म होती है उनके अपने CSR होते हैं, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट फर्म्स के अंदर आती है। तो इसका मतलब क्या है, SBI ने क्या किया, अपना रोड सेफ्टी से रिगार्डिंग इन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी को जो है लॉन्च किया, पर किसके पार्ट के तौर में? CSR के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या इतनी बातें समझ आ गई? देखो नेक्स्ट मैं तभी कंटिन्यू करूँगी जब आपको पिछली चीज़ें याद हो जाएगी। मैंने कहा था न्यू इंडिया एश्योरेंस ने एक व्हीकल जो है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी रिलीज़ करी, उसका नाम क्या है? पे एज यू ड्राइव। मार्ग में M स्टैंड फॉर, R स्टैंड फॉर रीसेलियंस और G स्टैंड फॉर ग्रोथ। क्या इतनी बातें क्लियर है? उसके बाद मैंने कहा ग्लोबल साउथ समिट, इसका वेन्यू क्या है? न्यू दिल्ली, यानी कि इंडिया में होस्ट हो रही है क्या ग्लोबल साउथ समिट। उसमें लॉन्च किया एक प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री। क्या इतनी बातें क्लियर है? उसके बाद इंश्योरेंस मॉल किस फर्म ने ओपन किया है? बजाज फाइनेंस ने। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? हमने करी SBI जनरल इंश्योरेंस की बात करी ना अभी, उन्होंने क्या किया? CSR। उन्होंने कहा रोड सेफ्टी को जो है वो लॉन्च कर रहे, पर एज अ CSR का पार्ट है। क्या इतनी बातें क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट, LIC ने अनवील की है जीवन आज़ाद लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान ऑफर। यानी कि इन्होंने क्या किया, देखो मैंने कहा ना अलग अलग प्लान, अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट की अपनी अपनी क्या होती है, प्रीमियम्स होते हैं। तो LIC ने क्या है, हाल फिलहाल में जीवन आनंद करके जो है आपका एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसके लिए इन्होंने कहा कि पेमेंट प्लान्स भी हमने डिसाइड कर लिए कि कितने होने चाहिए। क्या बातें समझ आ गई? उसके बाद जो है ये क्या करेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा उन फैमिली को जिनमें क्या है अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाए। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, वो ये कहेंगे LIC ने एक पॉलिसी निकाली किसके रिगार्डिंग? अनफॉर्चुनेट डेथ। यानी कि मान लो कोई पर्सन था, उसने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, पर हुआ क्या, सेम टाइम पे बंदे को जो है हार्ट अटैक आ गया। अब देखो उसे पैसा तो नहीं मिलेगा, पर अगर उन्होंने जीवन आज़ाद करके जो है पॉलिसी, यानी कि इस जो आपका पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है इसमें अगर रजिस्टर किया है, तो इसीलिए क्या होगा, इनको अनफॉर्चुनेट डेथ पे भी प्रीमियम का पैसा मिल जाएगा, यानी कि इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। क्या बातें क्लियर होगी? तो आपने बताना है अनफॉर्चुनेट डेथ के लिए जो है LIC ने कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करा है? जीवन आज़ाद, ठीक है। और ये जो है अश्योर्ड करेगा पॉलिसी टर्म के अंदर, यानी कि मान लो आपने जो है 18 से 60 साल के हो, यानी कि 40 साल के लिए अगर आपने पॉलिसी लिया है, तो अगर पॉलिसी टर्म पीरियड के अंदर ही आपकी अनफॉर्चुनेट डेथ होती है, उसी केस में ये पैसा मिलेगा इंश्योरेंस का। कितनी बातें समझ आ गई? नेक्स्ट आ जाओ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस हैज़ लॉन्च offers 360 डिग्री फाइनेंशियल प्रोटेक्शन विद ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। बोलने का मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर क्या है, आपकी इंश्योरेंस की एक कंपनी है, इन्होंने जो है एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? 360 डिग्री फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। ये क्या है? डिजिटल है, पहला कैंपेन है जो कि फीचर करे सूर्य कुमार यादव। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये सब को छोड़ो, वो ये पूछेंगे 360 डिग्री फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जो है किसका जो है पर्टिकुलर प्लान है या फिर किसका प्रोडक्ट है। तो ये पता होना चाहिए ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है क्या आपका 360 डिग्री फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। अब इसमें क्या पूछेंगे, वो ये पूछेंगे कि अगर इन्होंने ये प्रोग्राम अगर लॉन्च किया है तो किसी को तो फेस बनाया होगा, तो फेस किसको बनाया? क्रिकेटर जिनका नाम क्या है? सूर्य कुमार यादव। अब इसको याद कैसे करोगे? एक सिंपल तरीका, देखो 360 डिग्री की बात कर रहे हैं, 360 डिग्री मतलब सर्कुलर मोशन में ना, और सन कैसा होता है? सर्कुलर मोशन में। सन को हिंदी में क्या कहते हैं? सूर्य। तो याद रखना क्रिकेटर कौन होगा? जो 360 डिग्री के एंगल पे घूमता है, यानी कि सूर्य कुमार यादव हो जाएंगे, ठीक है। और ICICI को याद रख लेना 360। अब देखो इसमें आई कितने बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो 360 आई से याद रख लेना। क्या बातें क्लियर हो गई? चलो ठीक है। जीवन आज़ाद की बात की मैंने, कैसा प्लान है वो आपका?
किस पर्टिकुलर किस उसके लिए बनाया गया है? अनफॉर्चुनेट डेथ। क्या टाइम पीरियड के अंदर मिलेगा? ठीक है किसका? LIC का है। उसके बाद हमने नेक्स्ट बात की ICICI की प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की। हमने कहा इन्होंने एक प्लान लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? 360 डिग्री फाइनेंशियल सोल्यूशन। ठीक है, अब इसमें बताओ किसने पर्टिकुलर उसको डिजिटल वो करके जो है प्रेजेंट करा है? सूर्य कुमार यादव। और वो कौन है? क्रिकेटर है। क्या बातें इतनी क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। एक्सिस बैंक ने जो है एंटर किया है रिवाइज पैक विद मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। अब देखो एक चीज़ है, आप लोगों को जो करवाना है वो सब मैं खुद करवाऊंगी, आप लोग नहीं करोगे। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, ये क्या है? प्राइवेट सेक्टर है ना आप लोगों का, तो प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनीज मैंने नहीं करवाई है, पर प्राइवेट सेक्टर की है कौन सी? आपकी मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ऑल, ये सब मैं खुद करवाऊंगी, आप लोग नहीं करोगे। तो एक्सिस बैंक ने एंटर किया है रिवाइज पैक किसके साथ? आपके मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ। और ये जो है एडिशनल 7% स्टेक है किसमें? आपकी मैक्स लाइफ में। इसका मतलब क्या है? देखो इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज आपको समझ नहीं आएगी, पर पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, चीज़ें क्या है ये कह रहे हैं, एक्सिस बैंक ने क्या किया? एक पैक्ट यानी कि समझौता किया किसके साथ? आपके मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ। इनके साथ समझौता करने के बाद क्या हुआ? एक्सिस बैंक ने इनके कितने परसेंट जो है स्टेक एक्वायर कर लिए? 7%। स्टेक का मतलब होता है हिस्सेदारी। क्या होता है? हिस्सेदारी। तो अब ये देखो एक्सिस बैंक की कितनी हिस्सेदारी आपकी मैक्स जो है फाइनेंशियल सर्विसेज में? तो 7% है। इसका मतलब ये है कि इतनी बातें क्लियर होगी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो रही है चीज़ें? ठीक है, ये सब करंट में चल रहा था इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है LIC हैज़ स्टेक्स। इसका मतलब स्टेक का मतलब क्या होता है? हिस्सेदारी ना। LIC के स्टेक है 60.72% इन IDBI बैंक। आपको पता होगा एक बैंक है जिसका नाम है IDBI। IDBI में भी जो है LIC की कितनी परसेंट हिस्सेदारी है? 60.72% है। ठीक है, और साथ में अलॉन्ग विद किसके साथ? सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने क्या कहा आपको? LIC कैसी है? आपकी गवर्नमेंट सेक्टर की है, तो समहाउ इसको फंड कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर इनकी जो है हिस्सेदारी है किसमें? IDBI बैंक में, तो समहाउ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर होगी। कितनी बातें सबको समझ आ गई? नेक्स्ट है IDBI बैंक की अगर बात करें तो IDBI बैंक को फाउंड कब किया गया? 1964 में किया गया। उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। CEO कौन है? राकेश शर्मा है। क्या बातें क्लियर हैं? ठीक है, IDBI यानी कि आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो एक चीज़ है, याद कैसे करोगे आप लोग? याद करने का कोई ट्रिक बनाते हैं। ठीक है, अब देखो याद कैसे करना है। इंडस्ट्री की डेवलपमेंट कर रहे थे, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट करते करते बंदे के पास इतना वक्त नहीं रह गया कि वो अपने हेयर स्टाइल को जो है मेंटेन कर सके। यानी कि इंडस्ट्री की डेवलपमेंट करते करते उनके केस कैसे हो गए? बहुत ज़्यादा लंबे हो गए। तो केस से क्या याद रखोगे? राकेश। ठीक है, तो राकेश शर्मा जो है CEO है किसके? आपके IDBI बैंक के। क्या बातें क्लियर है? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है IRDAI जो है इंट्रोड्यूस करे बीमा वाहक इन ईच ग्राम पंचायत। ये क्वेश्चन मार्क कर लो, ये पेपर में पक्का आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? इसका मेन मुद्दा क्या है? IRDAI की बात करें, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आज से पहले जितने भी आपके जो है बीमास है, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है, वो आपका एक बहुत ज़्यादा ब्लॉकचेन पे चलता था, पर कभी ये बात नहीं की गई कि ग्राम पंचायत लेवल पे जाए। पहली बार कोई ऐसी पॉलिसी जो कि आपकी ग्राम पंचायत में इंट्रोड्यूस हो रही है, उसका नाम क्या है? बीमा वाहक। ठीक है, बीमा वाहक। तो वाहन से याद रखोगे वाहक। ठीक है, तो बीमा वाहक और किसने इंट्रोड्यूस किया है? आपके IRDAI ने। चलो ठीक है, आप लोगों ने मुझे बताना है, मैंने कहा HDFC कि कितने परसेंट स्टेक है आपके किसमें? आपके IDBI बैंक में। हाँ, LIC के कितने हैं? 60.72 है। क्या इतनी बातें क्लियर है? और किसके साथ है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। IDBI को फाउंड कब किया गया? हेडक्वार्टर कहाँ है? CEO कौन है? राकेश शर्मा है। क्या इतनी बातें सबको समझ आ गई? कोई ऐसा जिसको नहीं आया? अब देखो न्यू इंडिया एश्योरेंस की भी मैंने बात करी थी। ठीक है, आपने मुझे बताना है न्यू इंडिया एश्योरेंस ने एक पर्टिकुलर चीज़ करी थी। क्या करी थी? क्या कह रहे हो? पे एज यू ड्राइव। कैसा इंश्योरेंस पॉलिसी है? अरे व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी है। बीमा वाहक किसने लॉन्च करा है? IRDAI ने। ठीक है, और ये कैसा है? फर्स्ट ऐसा है जो कि ग्राम पंचायत में इंट्रोड्यूस हो रहा है। क्या बातें क्लियर है? देखो ये चीज़ें हैं, एक माइंडसेट में एक बार में नहीं समझ आएगा, धीरे धीरे करके आएगा। LIC में मैंने कहा था जो सैटेलाइट ऑफिस होते हैं उनको क्या कहते हैं?
संपर्क ऑफिसेस, क्या कहते हैं, संपर्क ऑफिसेस। कितने किए थे हमने? 1381, ठीक है, 1381। जोनल ऑफिस कितने हैं? 8 है। उसके अलावा आप लोगों ने मुझे बताना है इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के कितने ऑफिसेस फंक्शनल है इंडिया में? कितने हैं? 17 है। ठीक है, आ जाओ। HDFC अर्गो ने जो है लॉन्च किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सैटेलाइट इंडेक्स बेस्ड फार्म यील्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। इन सब चीज़ों को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फार्म की यील्ड क्या होती है, कि फार्म की जो प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो फार्म की यील्ड को बढ़ाने के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आया है। कौन लेकर आया है? HDFC अर्गो। क्या बातें क्लियर है? जिसने क्या कहा? गो, यानी कि सिंगल रन में कहा आप लोग चलते रहो, हम आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए इंश्योरेंस देते रहेंगे, यानी कि अर्गो। क्या बातें क्लियर हो गई? नेक्स्ट आ जाओ। एजीज जो है फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये जो है पहली इंडियन लाइफ इंश्योरेंस बन गई है जिसके पास जो है 74% की क्या है? फॉरेन शेयर होल्डिंग है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब पेपर में पूछ सकते हैं ऐसी कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसके पास फॉरेन शेयर होल्डिंग है, वो भी सबसे ज़्यादा, कितनी? 74%। तो आपको पता होना चाहिए एजीज। याद कैसे करोगे? जिसने अपनी पूरी एज यानी कि पूरी लाइफ लगा दी उसके पास शेयर सबसे ज़्यादा होंगे। एज मतलब लाइफ क्या हो जाएगा आपकी? एज ना, उम्र लगा दी यानी कि एज। क्या बातें क्लियर होगी? तो एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास एक लौती ऐसी लाइफ इंश्योरेंस फर्म है जिसके पास कितने फॉरेन शेयर होल्डिंग है? 74% है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च्ड एक्टिव फिट। अब याद कैसे करोगे? हेल्थ इंश्योरेंस है, याद रखना बिरलास जो है काफ़ी टाइम से जो है इंडस्ट्री के लेवल में आगे। ठीक है, अब बिरलास हैं, दिखती बात है इन्होंने अपनी फैटनेस को कम किया होगा तभी तो ये चलने में एक्टिव रहे होंगे। तो सबसे पहले काम क्या किया इन्होंने? अपनी फैटनेस को कम किया, इसीलिए चलने फिरने में कैसे रहे? एक्टिव रहे। तो बिरला यानी कि आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने जो है लॉन्च किया क्या? आपका एक्टिव फिट। बातें क्लियर हो गई? फिर उसके बाद ये कैसा है? कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है यंग एंड हेल्दी एडल्ट्स के लिए। अब देखो, अगर मैं कह रही हूँ बिरलास एंड ऑल की बात कर रही हूँ तो ये लोग कैसे हैं? आप लोगों के बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स है। अब दिखती बात है ये लोग तो चाहेंगे ना इनके पास जो यूथ काम करे, जो यंग है और अडल्ट्स है, वो कैसे हो? फिट हो। फिट होंगे कब? जब वो एक्टिव होंगे। तो इसका मतलब आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने कौन सा प्लान लॉन्च किया? आपका एक्टिव फिट। किसके लिए? क्या है? यंग एंड हेल्दी अडल्ट्स के लिए। और ये कैसा है? आपका हेल्थ इंश्योरेंस है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है जिसमें हर एक चीज़ कवर की जाती है, चाहे वो प्राइमरी है, चाहे वो सेकेंडरी है, चाहे टर्शरी है। देखो एक बात समझना, अगर हम प्राइमरी की बात करें तो उसमें मान लो मुझे हल्का सा कोल्ड हो गया, मैं डॉक्टर के पास कंसल्ट करने चलेगी, वो आपका प्राइमरी होता है। सेकेंडरी में क्या? मान लो मुझे आरसीटी करवानी थी टूथ की, वो सेकेंडरी हो गया। टर्शरी मतलब मुझे सर्जरी करवानी पड़ी। तो उस सब को क्या कहते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं, जिसमें हर चीज़ को इंक्लूड किया जाता है। कितनी बातें सबको क्लियर हो गई? आपने मुझे बताना है 74% फॉरेन शेयर होल्डिंग किसके पास है? एजीज के पास है। ठीक है, उसके बाद बीमा वाहक किसने लॉन्च करा है? IRDA ने। इसका स्पेशलिटी क्या है? ये पहली वो है जिसको ग्राम पंचायत में जो है आप क्या कर रहे हो? लॉन्च कर रहे हो। नेक्स्ट आ जाओ। HDFC लाइफ हैज़ लॉन्च इंश्योर इंडिया कैंपेन एम्ड एट एजुकेटिंग इंडियाज ऑन द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एज अ प्रोडक्ट कैटेगरी। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो HDFC लाइफ है ना, इन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च करा? आपका इंश्योर इंडिया। इसके थ्रू ये क्या कर रहे हैं? लोगों को एजुकेट कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग? कि लाइफ इंश्योरेंस के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। क्या बातें क्लियर होगी? अब देखो इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योर कर रहे हैं ना, लोगों को बता रहे हैं इस चीज़ को कि आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। ठीक है, और ये जो है पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इस कैटेगरी में लॉन्च किया गया है। यानी कि क्या प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इंश्योर इंडिया है। ठीक है, HDFC जो है जॉइंट वेंचर, HDFC लाइफ क्या है? एक जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है जहां एक से ज़्यादा फर्म्स जो है इकट्ठा मिलकर उसको चला रहे हैं। ठीक है, बिटवीन किसके? HDFC बैंक एंड अबरडन मॉरिशियस होल्डिंग 2006। इसका मतलब अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा? आपसे ये पूछेंगे HDFC लाइफ इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ विच टू फर्म्स और विच टू ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता होना चाहिए HDFC तो होगा ही होगा, HDFC बैंक है, और साथ में क्या याद रखना है? अबरडन मॉरिशियस। क्या बातें क्लियर होगी? उसमें ये चीज़ भी पूछ सकते हैं कि HDFC लाइफ जो है जॉइंट वेंचर है HDFC बैंक का किस अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो आपको पता होना चाहिए अबरडन मॉरिशियस के साथ। क्या बातें क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। लॉर्ड्स मार्क इंश्योरेंस हैज़ गॉट लाइसेंस ऑफ डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकर बाय IRDA।
ब्रोकर क्या होते हैं, बिजनेस क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी मैं आपको समझा दूंगी आज। ग्रुप इंश्योरेंस क्या होता है, क्लियर है इतनी बातें। तो हमने क्या कहा, लॉर्ड्स मार्क इंश्योरेंस जो है डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकर बना दिया किसने, आपके IRDAI। इसका मतलब लाइसेंसिंग कौन करता है, IRDAI करता है, किसके रिगार्डिंग, इंश्योरेंस कंपनी के रिगार्डिंग। क्या बातें क्लियर होगी। अब देखो याद कैसे करोगे, ब्रोकर है, ब्रोकर को क्या है, इंश्योरेंस फर्म खोलनी है। इसका मतलब क्या है, अब जो उसको परमिशन दे रहा है वो तो उसको भगवान से कम नहीं, भगवान को इंग्लिश में क्या कह दोगे, लॉर्ड कह दोगे। तो लॉर्ड ने क्या किया, इसको इंश्योरेंस क्या है, मार्क करके दे दी, यानी कि लॉर्ड मार्क इंश्योरेंस। क्या बन गई है, इंश्योरेंस ब्रोकर। और किसने इनको परमिशन दी है, IRDAI ने। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट जो है सेटअप कर रही है बीमा सुगम पोर्टल। क्या बना रही है, बीमा सुगम पोर्टल। ये क्या करेगा, एड्रेस करेगा एग्जिस्टिंग प्रोटेक्शन गैप अक्रॉस जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। यानी कि देखो काफ़ी सारे जनरल इंश्योरेंस के बिजनेसेस हैं जो कि हमने पढ़े थे। देखो एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी पढ़ा था हमने, उसके अलावा ECGC भी पढ़ लिया था। ये क्या है, आपके जनरल इंश्योरेंस के बिजनेसेस हैं। तो इनके बीच में गैप क्रिएट ना हो, इसके लिए जो है गवर्नमेंट क्या सेटअप कर रही है, बीमा सुगम पोर्टल। इसके थ्रू इनके बीच एक कनेक्टिविटी रहेगी। क्या बातें क्लियर है। वरना एग्रीकल्चर वाले तो क्रॉप इंश्योरेंस दे रहे हैं, एक्सपोर्ट वाले ECGC एक्सपोर्ट पे दे रहे हैं। तो इसका मतलब इनके बीच में गैप तो रहता है, क्रॉप में काफ़ी वेरिएशन है, एक्सपोर्ट में बहुत फ़र्क है। इसके लिए जो है इनके बीच में क्या गैप क्रिएट ना हो, इसके लिए क्या बनाया, बीमा सुगम पोर्टल। किसने बनाया, आपकी गवर्नमेंट। अब देखो पेपर में क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से आएगा, ये बोलेंगे कि गवर्नमेंट ने जो है इनका गैप को मेंटेन करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बीमा सुगम पोर्टल। अब याद रखना, बीमा भी वो वर्ड देंगे, पोर्टल भी देंगे, सर सुगम वाले वर्ड के साथ जो है छेड़छाड़ करेंगे, सुरक्षा डाल देंगे या कोई और चीज़ को ऐड ऑन कर लेंगे। क्या बातें क्लियर है। सुगम का मतलब होता है ईजी, ठीक है। सुगम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईजी। तो इसका मतलब ईजीली जो है कनेक्टिविटी रहे, इसको हिंदी में क्या कर लोगे, सुगम कह लोगे, ठीक है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पार्टनर्ड विद NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपैंड एंटरप्रेन्योरल प्रोस्पेक्ट्स। यानी कि क्या हुआ, ये जो आपकी HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है पार्टनरशिप कर ली NSDC के साथ, ताकि ये जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर सके। NSDC की देखो स्किल डेवलपमेंट, जब तक बंदे में स्किल नहीं होगा तब तक वो काम करने के लिए एफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब स्किल में डेवलपमेंट से क्या मिलेगा, आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। और एक्सपैंड कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरल प्रोस्पेक्ट, यानी कि अगर आप में स्किल की डेवलपमेंट की जाए तो पहली बात आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओगे, और दूसरी चीज़ कल दिन को अपना बिजनेस भी तो स्टार्ट कर सकते हो। बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो क्या बन जाओगे, एंटरप्रेन्योर। क्या बातें क्लियर है। उसके बाद जो है NSDC के CEO कौन है, वेदमणि तिवारी, ठीक है। ये याद कैसे करना है आप लोगों ने, देखो जिसकी CEO मैं कह रही हूँ ना, ये समझ लो पेपर के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने मेंशन किया है। अभी देखो मैंने आपको IDBI के CEO भी बोले, क्या नाम है उनका, राकेश शर्मा, क्योंकि मैंने कहा ना केश बड़े हो गए उनके। अच्छा अब यहाँ पे आगे कौन, आपके NSDC। अब याद कैसे करना है, स्किल डेवलपमेंट। देखो सबसे पहली बात, अगर स्किल की बात करो वेदों से ही स्टार्ट होती है। हमें नॉलेज कहाँ से मिली, वेद से। अब देखो वेदों से अगर नॉलेज मिली तो वो हमारे सबसे प्रेशियस स्टोन रहेगा। यानी कि क्या है, वेदों की जो आपकी वो चीज़ें थी वो लिखी नहीं गई थी, वो आपके स्टोन्स में इंस्क्राइब्ड की गई थी। तो इसका मतलब क्या है, वेद कैसे आपके प्रेशियस स्टोन क्या होता है, आपका मणि होता है। तो वेदमणि तिवारी किसके CEO हैं, आपके NSDC के। बातें क्लियर है। अब देखो LIC ने लॉन्च किया एक नया स्कीम जिसका नाम है धन वर्षा। ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। मैंने आपको कहा था धन वर्षा पर्टिकुलरली किसका प्रोडक्ट था, आपका एंडोमेंट प्लान का। किसका था, एंडोमेंट प्लान का। तो ये सब क्वेश्चन है। अब ये याद रखना, ये दिसंबर में था, ठीक है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, दिसंबर के करंट अफेयर्स में चल रहा था। इसका मतलब लेटेस्ट बना है, इसका मतलब पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है LIC ने लॉन्च की नई स्कीम जिसका नाम है धन संचय। अब आप लोग बताओ किसका प्रोडक्ट था, ये सब मैं पहले आपको दे चुकी हूँ। धन संचय ये भी एंडोमेंट प्लान का है, क्योंकि मैंने कहा ना स्तंभ खड़ा करना है तो उसके लिए धन तो बचाना पड़ेगा। तो धन संचय भी एंडोमेंट प्लान का ही प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक ने जो है साइन किया है बैंक एश्योरेंस पैक्ट विद चोला MS जनरल एंड मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सबसे पहली बात है बैंक एश्योरेंस क्या होता है। मैंने आपको कहा था ना कि बैंक के पास जो है एज अ सिक्योरिटी रख लेते हैं कि अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को, उसको क्या बोलते हैं, बैंक एश्योरेंस।
क्या बैंक एश्योरेंस कहते हैं उसको? कोलैटरल असाइनमेंट, क्योंकि मैंने कहा था उसे असाइनमेंट कहते हैं। बैंक एश्योरेंस का मतलब होता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है आपका बैंक सेल करता है उसे बैंक एश्योरेंस कहते हैं, ठीक है। तो भूलना नहीं है, जो मैंने पहले टर्मिनोलॉजी कही वो क्या थी, आपकी असाइनमेंट होती है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, आपका एक बैंक है जिसका नाम क्या है, तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक। उन्होंने क्या कर लिया, आपका साइन कर लिया क्या, बैंक एश्योरेंस। किन किन के साथ, आपका चोला एमएस जनरल और साथ में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि इन दो कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल करेगा कौन, आपका तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक। बातें क्लियर होगी। देखो याद कैसे करोगे, चोला एमएस, ठीक है। अब देखो इसको याद करने का कोई तरीका बन तो नहीं रहा है, पर ये याद ऐसे करना कि जो चोलास हैं, चोला के मैक्सिमम प्रोडक्ट को सेल करेगा कौन, आपके तमिल के लोग, क्योंकि चोला जो डायनेस्टी हिस्ट्री के हिसाब से भी आपने सुना होगा वो साउथ इंडिया की है, और साउथ इंडिया में आता क्या है, तमिलनाडु आता है। तो याद करना, चोला की मैक्सिमम इंश्योरेंस का जो पॉलिसीज़ है कौन सेल करेगा, तमिल से, यानी कि तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, धन संचय किसने नई स्कीम लॉन्च करी, LIC, धन वर्षा LIC की है। हमने पढ़ा था कि एक फर्म मैंने कही थी जो कि आपकी फार्मर की यील्ड को इंक्रीज करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी थी, HDFC अर्गो। किसने, HDFC अर्गो। अभी हमने पढ़ा था कि NSDC के साथ किसने करा पार्टनरशिप, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। उसके बाद मैंने कहा था NSDC के क्या है, CEO, उनका नाम क्या है, वेदमणि त्रिवारी। हमने कहा वेदों के अगर हम स्टडी करें तो किसी भी मणि से कम नहीं है। अच्छा, IDBI बैंक के CEO राकेश शर्मा, फाउंडेशन किस ईयर में की गई, हेडक्वार्टर कहाँ है। अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ जो कि पुराने पेपर में भी आया था। उन्होंने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, उन्होंने क्या है, 4 सब्सिडरी के नाम दे दिए, 4 सब्सिडरी दिए। उसके बाद उन्होंने ये बात कही किसका जो है हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं है। तो ऑप्शन मैं दे रही हूँ, न्यू इंडिया बैंक, न्यू इंडिया अश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद दिया था ओरिएंटल, ठीक है। उसके नेक्स्ट आपको दिया था ECGC, अब आप लोग बताओ। और उसके बाद दिया था यूनाइटेड इंडिया, तो यूनाइटेड इंडिया हो जाएगा क्योंकि उसका कहाँ था, चेन्नई था, बाकी सबके मुंबई थे। कितनी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, कोटक जनरल इंश्योरेंस पार्टनर्ड विद फोनपे टू ऑफर मोटर इंश्योरेंस। देखो चीज़ें क्या है, टेक्नोलॉजी में एक वार्सनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो मोटर इंश्योरेंस अगर आपको प्रोवाइड करे तो फोनपे के साथ इन्होंने क्यों पार्टनरशिप की, ताकि आपकी ईजी जो आपके प्रीमियम्स है वो फोनपे के थ्रू चार्ज कर सके। इसीलिए याद रखना है, कोटक जनरल इंश्योरेंस पार्टनरशिप ने किसके साथ की है, फ़ोनपे। अब आप लोगों से क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे, वो ये पूछेंगे कि फ़ोनपे के साथ जो है मोटर इंश्योरेंस को ऑफर करने के लिए किस जनरल इंश्योरेंस ने जो है पार्टनरशिप करी। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोटक जनरल इंश्योरेंस पार्टनरशिप, ठीक है। क्लियर है, इतनी बातें भूलना नहीं है, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा माइंडसेट में बैठाओ। मैंने कहा था LIC के स्टेक है IDBI में कितने, 60.72%, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जिसे हम कहते हैं ESIC अप्रूव किया है एक प्रपोजल ताकि इन्वेस्ट करे 15% ऑफ इट सरप्लस फंड इन द स्टॉक मार्केट वाया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। देखो चीज़ें क्या है, मैंने आपको कहा शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाने का भी एक रीज़न है, कभी ना कभी मार्केट ऊपर जाएगी, जब मार्केट आपकी ऊपर जाएगी तो दिखती बात है पैसा एडिशनल आएगा। तो इन्होंने कहा ESIC ने क्यों ना हम पैसा क्या है इन्वेस्ट करें किस पे, आपकी स्टॉक मार्केट में। अगर हम यहाँ पे पैसा लगाते हैं तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कितना परसेंट, आपके 15%। पर किसके थ्रू कर सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब क्या होता है, मान लो आपने ट्रेड करा तो कैश की जो है एक्सचेंज हुआ होगा, तो जो एक्सचेंज हुआ उसकी वजह से आपका वैल्यूएशन यानी कि मनी कितना ऊपर चला गया, उसके थ्रू क्या कर सकते हो आप, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यानी कि पैसे को रेज कर सकते हो। तो याद क्या करना है, ESI ने क्या कहा है, इन्वेस्ट करना है कितना परसेंट, आपका 15%। सरप्लस का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है। तो सरप्लस फंड बनाने किसके थ्रू, आपके स्टॉक मार्केट के थ्रू, और पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट में किस में लगाना है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में लगाना है। क्या बातें समझ आ गई, एक बार मैं फिर से कह रही हूँ, ESIC ने कहा कि हमें जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है इंक्रीज़ करना है कितना परसेंट, 15%। कैसे इंक्रीज़ करना है, ये कहते हैं हम जो है स्टॉक मार्केट पे जो है क्या लगाएंगे, पैसा। और स्टॉक मार्केट में भी पर्टिकुलर किस पे लगाएंगे, ETF पे लगाएंगे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पे लगाएंगे। बातें समझ आ गई। नेक्स्ट है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं ट्राई।
यानी कि हमारे फ़ोन में जो नेटवर्क है उसको कैसे मैनेज करना है। अगर आपका नेट शट डाउन होता है वो भी किसके थ्रू होता है, ट्राई के थ्रू होता है। तो इन्होंने क्या किया, रिकमेंडेशन दी। इन्होंने कहा कि 10 ईयर जो है रिन्यूअल ऑफ मल्टी सिस्टम ऑपरेटर MSOS रजिस्ट्रेशन। इन्होंने क्या कहा कि जो आपके 10 साल से पुराने क्या है MSOs बन गए, उनकी क्या करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्राई के हिसाब से क्यों, क्योंकि फाइनेंस से एसोसिएटेड है। ठीक है, इंश्योरेंस की चीज़ें आपको समझ आ रही होगी पर फाइनेंस की नहीं आ रही इस टाइम। उसके रिगार्डिंग हम जब टॉपिक्स कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन्होंने एंटर कर लिया है किसमें, बैंक अश्योरेंस एग्रीमेंट विद ICCI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। इसका मतलब जो आपका जो है ICCI जो लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस है, इसके जो है आपके बैंक जो है सेल आउट करेंगे क्या, आपके इंश्योरेंस पॉलिसी। कौन सा बैंक करेगा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्या बातें क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, एजीज फेडरल लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च लाइफ इंश्योरेंस क्रिटी केयर प्लान। अभी से पहले हमने क्या पढ़ा था, ये जो एजीज है इसके रिगार्डिंग क्या पढ़ के आए हम, 74% क्या है, फॉरेन शेयर होल्डिंग्स है और इकलौती ऐसी फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा है। कौन, आपकी एजेस। याद कैसे करना है, एज कैसी, हमने कहा जो लंबा टिका, दिखती बात है फॉरेन शेयर होल्डिंग भी सबसे ज़्यादा, और दिखती बात है जिसकी एज ज़्यादा वो उसको हेल्थ की इशू भी तो रहेगा। तो याद रखना, हेल्थ मतलब एज मतलब लाइफ ना, लाइफ लंबी होगी तो लाइफ इंश्योरेंस भी लेगा कौन, आपकी जब एज ज़्यादा हो जाएगी। और उसमें देखो जब आपकी एज ज़्यादा हो जाती है तो आपकी हालत हेल्थ कैसी हो जाती है, क्रिटिकल। तो आप क्या चाहते हैं, जब आपकी लाइफ जो है क्रिटिकल हो जाए उसके टाइम क्या चाहिए, आपको केयर चाहिए। क्या बातें क्लियर होगी। तो हमने क्या कहा, एज हो जाती है तो एज की वजह से क्या लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हो आप। लाइफ इंश्योरेंस भी कैसी लोगे आप लोग, जब आपकी हेल्थ कैसी हो जाए, क्रिटिकल। क्रिटिकल हो जाए तो उस टाइम आपको क्या चाहिए होती है, केयर चाहिए होती है। तो याद रखना, लाइफ इंश्योरेंस क्रिटी केयर प्लान किसने, जब एज ज़्यादा हो जाए, यानी कि एजीज लाइफ फेडरल लाइफ इंश्योरेंस का है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, थर्टिकल क्रिटिकल इलनेस को कवर किया गया है। यानी कि पेपर में पूछा जा सकता है कितनी इलनेस को कवर करता है, तो कितनी हो जाएगी आपकी, 30 क्रिटिकल इलनेस हो जाएगी। नेक्स्ट है HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस ने जो है पार्टनरशिप करी है किसके साथ, NIIT के साथ, टू क्रिएट अ लार्ज पूल ऑफ फ्यूचर रेडी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल। यानी कि ये क्या करना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए IT प्रोफेशनल को रेडी करना चाहते हैं। इसके लिए जो है HDFC जो जनरल इंश्योरेंस अर्गो है, इन्होंने पार्टनरशिप कर ली किसके साथ, आपके NIIT के साथ। अब आपको पता है IITs और NIITs में होते क्या है, IT प्रोफेशनल को तैयार करते हैं, समहाउ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने वाले, उन सब की जो एजुकेशन है वो कहाँ से होती है, NIIT और IIT से होती है। इसीलिए इन्होंने क्या कर लिया, HDFC अर्गो ने, इन्होंने कहा तुम सिंगल गो में चले जाओ, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हें इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, बस तुम्हारा काम क्या है कि बहुत बड़ा पूल बना दो किसका, IT टेक्नोलॉजी के प्रोफेशनल का। क्या बातें समझ आ गई। अर्गो देखो, गो की बात करें वहाँ हमेशा अर्गो होगा। HDFC अर्गो ने, मैंने कहा था एक और चीज़ भी करी थी, फार्मर्स यील्ड की बात करी थी। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या कर ली, इन्होंने कहा IT प्रोफेशनल को तुम एक सिंगल गो में तैयार कर लो, पर बनाने कैसे, एक लार्ज पूल क्रिएट करना है। क्लियर है इतनी बातें। तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक, इसके CEO कौन है, S कृष्णन। देखो अभी पहले भी इनका नाम पढ़ के आ चुके हैं हमने क्या कहा था, किन किन के बैंक एश्योरेंस, चोला MS जनरल, और दूसरे क्या कहा था हमने, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। क्योंकि मैंने कहा चोला की मैक्सिमम जो है पॉलिसी सेल करेगा कौन, आपका तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक। अगर इनका नाम आ रहा है तो इनके CEO आपको पता होने चाहिए। CEO का नाम है S कृष्णन। क्या नाम है, S कृष्णन। इन्होंने जो है एक बैंक एश्योरेंस में फिर से एंटर कर लिया किसके साथ, आपके बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस के साथ। अब देखो किस किस के साथ किया, पहले किया चोला MS और मैक्स लाइफ के साथ, अब किसके साथ कर लिया, बजाज। और आपको पता होना चाहिए फाइनेंस के फील्ड में बजाज का बहुत नाम चलता है। क्लियर हो गया। तो बजाज फाइनेंस के साथ भी क्या कर लिया इन्होंने, बैंक एश्योरेंस कर लिया। अब देखो इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे बजाज अलियांस का नाम आ गया, इसके CEO कौन है, तो इनके CEO है तरुण चुग। देखो ये पेपर में पूछे जाएंगे क्योंकि बजाज अलियांस का नाम बहुत ज़्यादा चलता है न्यूज़ में। ठीक है, तो तरुण चुग है किसके, आपके बजाज अलियांस के, और तमिलनाडु मर्सेंटाइल के S कृष्णन है। कैनेरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है एक नया गारंटीड फ्यूचर प्लान।
ठीक है। अब याद कैसे करोगे, मान लो देखो पंजाबीज का एक माइंडसेट रहता है, हमें कहाँ जाना है, कनाडा। कनाडा से एक कौन सा बैंक स्टार्ट होता है, कैनेरा। याद रखना कैनेरा मतलब कनाडा जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या, फ्यूचर की प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, और वो भी कैसी होनी चाहिए, आपकी गारंटीड होनी चाहिए, तभी तो पैसा आएगा। यानी कि आपका जो फ्यूचर की अगर बात करो, फ्यूचर को फॉर्च्यून से याद रख लेना। अगर आप जाना चाहते हो कहाँ, कनाडा, इसके लिए आपको गारंटीड क्या फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो गारंटीड फॉर्च्यून प्लान कनाडा से कैनेरा बैंक हो जाएगा, ठीक है। तो कैनेरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है गारंटीड फॉर्च्यून प्लान, ठीक है। इसमें क्या है, एक लमसम अमाउंट मिलेगा आपको जब आपकी पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी कि क्या है, इन्होंने क्या कर लिया, एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर आए हैं। इसमें क्या है, आपके मैक्सिमम एंड फैमिली मेंबर, यानी कि जितने भी बंदे, मान लो आप 8 बंदों की करवाना चाहते हो, तो सारे के सारे की कवरेज हो जाएगी इसी सिंगल प्रोडक्ट के अंदर। बातें क्लियर है, किसने किया है, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। अब देखो रिलायंस वाले ऐसा क्यों करेंगे, आपको पता है रिलायंस बहुत बड़ी फर्म है, इनकी बहुत बड़े बड़े कंपनीज है, ये एंटरप्रेन्योर भी बहुत बड़े, इसका मतलब इनकी कंपनी में लोग भी ज़्यादा काम करते हैं, तो ये चाहेंगे ना कि बल्क में लोगों का इकट्ठा हो जाए, एक सिंगल पॉलिसी में कवर हो जाए, तो उनको भी बेनिफिट है। तो इसीलिए याद रखना है, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने क्या है, एक पहला ऐसा प्रीमियम पॉलिसी लेके आया जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस जो है एक सिंगल हेड में हो जाएगा, यानी कि एक सिंगल प्रीमियम पे करना है। मान लो आपकी फैमिली में 8 मेंबर है, 8 मेंबर के लिए आपको 8 अलग से प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं, एक सिंगल प्रीमियम के अंदर काम चल जाएगा। बातें क्लियर हो गई, ठीक है। वो किसका है, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। और इसके अलावा कोई भी ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है जिसमें 8 फैमिली मेंबर को एक सिंगल उसमें कवर किया जाए। कितनी चीज़ें क्लियर हैं, चलो ठीक है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है CEO किसके, आपके बजाज अलियांस के, तरुण चुग। CEO बताने हैं आप लोगों ने मुझे तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक के एस कृष्णन। CEO बताना है आपने मुझे IDBI बैंक के राकेश शर्मा। तो मतलब आप लोगों को चीज़ें पिकअप हो रही है, ठीक है। जितने बार इसको देखोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ फंड। यानी कि आप इसको याद कैसे करोगे, अब देखो टाटा क्या होती है, चाय होती है, तो इसका मतलब आप लोगों को रिफ्रेशिंग कब फील होता है, रिफ्रेशिंग तब फील होता है ना जब आप चाय पी लेते हो, यानी कि चाय फील के आप एमर्ज हो जाते किसी भी काम में, ठीक है। तो टाटा से याद रखोगे इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड, यानी कि आपको चाय पीकर ही लगता है कि शायद मुझे कोई चीज़ में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने जो है लॉन्च किया है इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ फंड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस। अब देखो श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, अब मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। सबसे पहली बात, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री कौन है, आपके नितिन गडकरी। याद कैसे करोगे, रोड ट्रांसपोर्ट यानी कि रोड बनाना है, रोड बना दिया, आप इलेक्शन में वोट मांगने जाओगे, लोग तो देंगे, इसका मतलब आपका क्या बन जाता है, गढ़ बन जाता है, गढ़ से याद रखोगे गडकरी। बातें क्लियर है। अब बात करते हैं श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस की। देखो होता क्या है, पहले होता क्या था, गवर्नमेंट क्या करती है, रोड बनाने हैं, खुद तो नहीं बनाने चाहते हैं, वो क्या करते हैं आपके बिहाफ में किसी उसको कॉन्ट्रैक्टर को क्या है, कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। यानी कि वो कहते हैं भाई देखो रोड बनाना है, मेटलिंग करना है, ये तुम्हारे पास 6 महीने का टाइम है, तुम्हें करना है इसकी रोड की मेटलिंग। यानी कि गवर्नमेंट ने उसको जो है आपका सरपास कर दिया, आगे दे दिया किसको, आपके कॉन्ट्रैक्टर को। अब कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या है, रोड को बनाना 6 महीने के अंदर। मान लो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 6 महीने में नहीं बना पाता रोड, अगर 6 महीने में रोड नहीं बना पाते हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनके एसेट को सीज कर लेंगे। अगर उनके एसेट यानी कि मशीनरी वगैरह चली जाएगी तो काम कैसे करेंगे वो लोग, उनके पास तो सोर्स ही वही था, अपने वर्कर को पैसा कैसे देंगे। तो पहले होता क्या था, कोविड से पहले बैंक क्या कहते थे, बैंक कहते थे हम श्योरिटी देते हैं, हम श्योरिटी देते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्टर 6 महीने के अंदर अपना काम करने में फेल हो जाता है तो हम क्या करेंगे, आपको जो पैसा बनता है वो हम पे करेंगे। यानी कि श्योरिटी दी किसने, आपके बैंक ने। और बॉन्ड क्या होता है, याद रखना, जब भी आप डेब्ट की फॉर्म में कोई चीज़ देते हो, यानी कि अगर मेरे पास पैसे हैं 100 रुपये, अगर मैं मार्केट में लगाना चाहती हूँ तो 2 तरह से हो सकता है, या तो आप शेयर मार्केट में लगाओगे या फिर दूसरा बॉन्ड के फॉर्म में लगाओगे। मान लो मेरे पास 100 रुपये थे, मुझे मार्केट में लगाना है, मैं क्या करूँगी, 100 रुपये दूंगी, पर मैं कहूँगी मैं लोन की फॉर्म में दे रही हूँ।
इसका मतलब अगर मैं आपको लोन दे रही हूँ तो 100 रुपये पे आप मुझे इंटरेस्ट दोगे। अगर आप मुझे इंटरेस्ट दे रहे हो तो 100 रुपये का मैं डबलिंग कर रही हूँ, यानी कि समहाउ कुछ परसेंट ऐड कर रही हूँ, तो वो हमेशा बॉन्ड होता है। बॉन्ड कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है? आपका डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। कितनी बातें समझ आ गई? तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट जो आपका बैंक होता है वो क्या कहते हैं, हम श्योरिटी दे रहे हैं, बॉन्ड की फॉर्म में दे रहे हैं। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टर को हमने लोन की फॉर्म में दिया है वो। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टर मुझे इंटरेस्ट भी देगा, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर मुझे फीस भी देगा, क्योंकि मैंने उसकी श्योरिटी दी है। तो ये चीज़ें होती थी। बैंक क्या कर देता था, उनकी श्योरिटी दे देता था। क्लियर है इतना? पर कोविड के बाद जो है हालत थोड़ी ख़राब होगी। बैंक्स ने कहा लोगों के पास पैसा ज़रूर है, बट लोग जो है हमारे बैंक में आकर डिपॉजिट नहीं किया। इसका मतलब हमारे बैंक के पास कैश की होगी क्या, शॉर्टेज। यानी कि इसका मतलब हम इनकी श्योरिटी नहीं दे सकते, क्योंकि प्रोजेक्ट कई करोड़ों के होते हैं। तो बैंक ने बिल्कुल इनकार कर दिया। उसके बाद फाइनेंस कंपनी सामने आई, उन्होंने कहा हम आपको श्योरिटी बॉन्ड देंगे, यानी कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी सामने आई। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है कौन कर रहा है, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस। और यही चीज़ पहले कौन करते थे, आपके बैंक करते थे, अब कौन कर रहे हैं, आपके इंश्योरेंस कंपनीज कर रही है। कितनी बातें समझ आ गई? तो इंडिया का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस किसका प्रोडक्ट है, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस का। और पर्टिकुलर किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, क्योंकि मैंने कहा ना आप लोगों को, रोडवेज बना रहे, कोई भी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो, उसी के रिगार्डिंग श्योरिटी बॉन्ड दिया जाता है। क्या बातें समझ आ गई? भूलोगे तो नहीं। दो इंश्योरेंस कंपनी, एक का नाम बजाज अलियांज है, एक आगे पढ़ेंगे अभी। समझ आ गया इतना? श्योरिटी बॉन्ड क्लियर है आप लोगों को? इसके रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन रहेंगे आपके पेपर में। अब आ जाओ नेक्स्ट। HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस ने पार्टनरशिप कर लिया किसके साथ, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। अब याद रखना 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड जो है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है पेटीएम का। यानी कि पेटीएम का जो है, जैसे मैं कहती हूँ ना आपका ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसको बनाने वाला, उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन UN है। उसी तरह से पेटीएम को बनाने वाला कौन है, आपका 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है। क्या बातें समझ आ गई? कितना कहा मैंने, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो याद रखना आपने, ठीक है। तो HDFC अर्गो ने क्या कर लिया, इनके साथ कर ली क्या, आपकी पार्टनरशिप। अगर ये इनके साथ पार्टनरशिप करते तो इसका मतलब पार्टनरशिप किसके साथ, पेटीएम के साथ हो जाती है। तो इन्होंने क्या लॉन्च किया, पेटीएम पेमेंट प्रोटेक्ट इंश्योरेंस प्लान। क्या बातें समझ आ गई? देखो अब क्यों पेटीएम फ़ोनपे की तरफ जो है लोग दौड़ रहे हैं, उसका एक कारण है कि आपकी इजी अवेलेबिलिटी हो जाए, क्योंकि मैंने कहा टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अगर आप फ़ोनपे, गूगल पे इनके साथ लिंकअप करते हो तो समहाउ प्रीमियम इजीली मिल जाएगा, यानी कि लोगों को भी आने की ज़रूरत नहीं है और इंश्योरेंस कंपनी को भी पैसा लेने आने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि एक स्कैनिंग से ही जो है क्या हो जाएगा, आपके पास पेमेंट हो जाएगी। क्या बातें क्लियर हो गई? ठीक है। तो HDFC अर्गो ने किसके साथ पार्टनरशिप की, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। यहाँ से क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन थोड़ा घुमा सकते हैं कि पेटीएम की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो आंसर हो जाएगा 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। इसीलिए मैंने इस लाइन को ऐड किया है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इंडिया का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने रिलीज़ किया, बजाज अलियांज, जो कि इंडिया का सबसे पहला श्योरिटी बॉन्ड। और ये बात कब उठी, कोविड के बाद जब आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट आया था। तो इसका मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया है। बातें समझ आ गई? अब आ जाओ, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने जो है लॉन्च करा है रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर फॉर सीनियर सिटीजन्स। अब देखो सीनियर सिटीज़न के रिगार्डिंग है, तो इसका मतलब सीनियर सिटीज़न की क्या करनी चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब देखो ये किसने किया, अब देखो बजाज का नाम कैसे याद रखोगे, बजाज ने जो है ऑल लोगों का क्या किया, बजाज ने ऑल लोगों को ये कहा कि रिस्पेक्ट करो किसकी, आपकी सीनियर सिटीज़न की। किसने कहा, बजाज ने कहा, किससे, ऑल से। तो बजाज अलियांज हो जाएगा, ना कि बजाज फाइनेंस हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ मैं आपको डिफ्रेंशिएट करना सिखा रही हूँ। तो बजाज ने क्या किया, ऑल लोगों से कहा कि रिस्पेक्ट करो किसकी, आपकी सीनियर सिटीजन की। तो रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर जो है किसका है, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस का, और किसके लिए, आपके सीनियर सिटीजन के। अब आ जाओ नेक्स्ट। IRDAI ने जो है KYC नॉर्म्स मैंडेटरी कर लिए कि परचेज ऑफ ऑल न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम 1 जनवरी 2023। अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जनवरी, यहाँ से सुनना कान खोल के, क्योंकि आएगा भी तो 3 महीने का आएगा, उससे पुराना नहीं आएगा।
ठीक है। यहाँ से पीछे मैंने दिसंबर, अक्टूबर और नवंबर के सम अप करे थे, यहाँ से आया जनवरी। देखो अभी से पहले क्या होता था, इंश्योरेंस के लिए केवाईसी ज़रूरी नहीं होता था। अब देखो मैंने कहा इंश्योरेंस के रिगार्डिंग अगर कोई भी रिफॉर्म लाना है तो कौन करेगा, आईआरडीआई। तो आईआरडीआई ने क्या कहा, 1 जनवरी 2023 से जो है केवाईसी मैंडेटरी है। क्या बातें क्लियर हो गई? तो पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि केवाईसी नॉर्म्स को आईआरडीआई ने जो है कंपल्सरी कब से कर लिया, 1 जनवरी 2023। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट, एलआईसी ने रेज करे अपने स्टेक इन इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अब आपको पता है मैंने कहा गवर्नमेंट के जितने भी प्लान है, गवर्नमेंट के हो चाहे प्राइवेट के हो, हर एक चीज़ इंश्योर्ड होती है। इसका मतलब इंडियन रेलवेज़ भी तो इंश्योर्ड होगी। अगर रेलवेज़ को कोई नुकसान है, इंश्योरेंस का पैसा तो मिलेगा। तो याद रखना इंडियन रेलवे में केटरिंग भी होती है और टूरिज्म कॉरपोरेशन जिसको हम कहते हैं आईआरसीटीसी, उसमें जो है एलआईसी ने अपने स्टेक यानी कि शेयर होल्डिंग को बढ़ा दिया है। अब कितना कर लिया, पहले था 5.005%, अब बढ़ा के कर दिया 7.278%। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। और गवर्नमेंट फॉर श्योर ऐसे क्वेश्चन क्रिएट करती है। इसका मतलब इन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ परचेज़ की होगी तभी तो इनके शेयर बढ़ गए, यानी कि इनकी हिस्सेदारी बढ़ गई। तो याद करना इन्होंने 1.8 करोड़ के इक्विटी शेयर खरीदे हैं, किसके, आपके आईआरसीटीसी के, इसीलिए इनकी हिस्सेदारी भी बढ़ गई। बातें समझ आ गई? पहली बात अब देखो फटाफट बताना है आप लोगों ने, मैंने कहा एलआईसी ने जो है अपने क्या बढ़ा दिए, स्टेक्स बढ़ा दिए, किसमें, आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन में। तो पहले कितने थे, 5.20 लगा दो 5, ठीक है। उसके बाद जो है 7.278, ठीक है, 7 है लास्ट में, याद रखना 78 है, ठीक है। बातें क्लियर होगी। और इसमें कितने जीरो थे, 2, तो वहाँ पे 2 लिख देना। तो 7.278%। अब देखो इन्होंने परचेज़ किए, इनकी इक्विटी यानी कि इनका जो हिस्सेदारी, इक्विटी होता है इनका हिस्सेदारी, ठीक है। तो हिस्सेदारी कितना करोड़ का खरीदा, 1.8 करोड़ का। बातें समझ आ गई, ठीक है। एलआईसी ने इंक्रीज़ किया अपना स्टेक किसमें, एचडीएफसी लिमिटेड, और कितना कर दिया, 5%। इसका मतलब एलआईसी ने 2 चीज़ में अपने स्टेक बढ़ाए, एक तो आईआरसीटीसी में बढ़ाया और दूसरा कहाँ पे बढ़ाया, एचडीएफसी लिमिटेड। अब देखो जितना ज़्यादा एलआईसी प्राइवेट सेक्टर में पैसा लगाएगा, समहाउ प्राइवेट सेक्टर पैसा भी देगा। और आपको पता है प्राइवेट उसमें बैंक की कैटेगराइजेशन में देखो तो एचडीएफसी सबसे लीडिंग बैंक है। तो इसका मतलब अगर ये अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे एचडीएफसी में तो पैसा भी तो ज़्यादा आएगा। क्या बातें समझ आ गई, ठीक है। तो अब फटाफट बताओ, एलआईसी ने 2 के साथ स्टेक बढ़ाया, पहले किसके साथ, आईआरसीटीसी, पहले कितना परसेंट था, 0.05%, बढ़ा के कितना कर दिया, %, ठीक है। इसके लिए इन्होंने कितना इक्विटी खरीदा है उनका, 1.8 करोड़। उसके अलावा इन्होंने जो है स्टेक बढ़ाया किसमें, एचडीएफसी लिमिटेड, कितना कर दिया, 5% कर दिया, 5% से ज़्यादा कर लिया, ठीक है। ओवर 5% मतलब 5% से ज़्यादा हो गया। बातें समझ आ गई। अब आ जाओ नेक्स्ट, एसबीएम बैंक इंडिया पार्टनर्ड विद ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। अब देखो एसबीएम जो बैंक है, ठीक है, सबका बैंक रख लो, ठीक है, क्या बोल दो, सब बैंक का मित्र है एसबीएम बैंक, ठीक है, ऐसे याद रख लो। सब बैंक का मित्र जो बैंक है इंडिया का, इसने पार्टनरशिप कर ली किसके साथ, अब देखो सारे बैंकों का मित्र। अब हम देखो आप लोग सबके क्या है, बैंक अकाउंट है, इसका मतलब सारे बैंक के जो मित्र हैं आप लोगों के फ्रेंड्स हैं वो आप लोगों के साथ ओपन होंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, ओपन, और ओपन है तो फाइनेंस यानी कि आपके फ्रेंड्स पैसे भी देते होंगे, तो ओपन फाइनेंशियल। अब देखो पैसा मिल गया, ओपनली उन्होंने आपको पैसा दे दिया, तो टेक्नोलॉजी भी तो बढ़ाओगे ना आप लोग। मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट करना है यानी कि टेक्नोलॉजी, और कैसी आपने अब टेक्नोलॉजी तैयार करोगे तो गवर्नमेंट के लिए तो करोगे नहीं, अपने लिए करोगे तो मतलब प्राइवेट। तो इन्होंने जो है क्या करा है, एशिया का जो है फर्स्ट एंड टू एंड एम्बेडेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म जो है तैयार किया, जिसका नाम है स्विच। देखो ये पेपर में क्वेश्चन में आएगा, स्विच का मतलब क्या है। अब आपसे ये पूछेंगे जो पर्टिकुलर स्विच है आपका, ये कैसा है, फाइनेंस प्लेटफॉर्म है। अगर ये फाइनेंस प्लेटफॉर्म है तो आपसे ये पूछेंगे कि ये किन 2 चीज़ का पार्टनरशिप में बना है। तो हमने क्या कहा, सब बैंक का मित्र, उसने क्या किया, आपको ओपनली फाइनेंस पैसा दिया, जिसकी वजह से आपने क्या बनाया, टेक्नोलॉजी बनाया। टेक्नोलॉजी बना दिया, उसका नाम क्या है, स्विच की जगह आपने क्या कर दिया, एस को जेड यानी कि स्विच कर दिया। यानी कि है क्या, हम थोड़ा तोतला बोलते हैं, स को ज बोलते हैं। बातें क्लियर होगी। तो स्विच को क्या बना दिया, स्विच बना दिया। बातें समझ आ गई, ठीक है। कैसे भी याद करो पर चीज़ों को याद करो। नेक्स्ट है, पंजाब एंड सिंध बैंक ने जो है एंटर कर लिया है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस
कंपनी। अब ये क्या पूछेंगे कि देखो पार्टनरशिप बजाज आलियांज के साथ किसने जो है आपकी पार्टनरशिप कर ली, तो किसने की, पंजाब एंड सिंध बैंक। अब याद कैसे करोगे, आप लोग बालिक हो गए, ठीक है, बालिक हो गए, इसका मतलब जब आप जो है अपना चाइल्डहुड वाले स्टेज में थे तब पंजाब और सिंध कैसा था, एक था। क्या कहा मैंने, पंजाब और सिंध कैसा था, एक था। पर जब आप बालिक हो गए तो कैसे हो गए, अलग हो गए। तो वैसे ही याद रखना, पंजाब एंड सिंध बैंक ने क्या किया, वापस से जोड़ने के लिए पार्टनरशिप कर ली। बातें समझ आ गई। तो जो है बजाज आलियांज जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी कि बालिक हो जाएगा, ठीक है। बातें समझ आ गई। और मैंने एक चीज़ देखा है पेपर में जो है शॉर्ट टर्म ज़्यादा पूछते हैं, वो ये पूछेंगे बालिक ने जो है किसके साथ पार्टनरशिप किया है, तो हो जाएगा पंजाब एंड सिंध बैंक। नेक्स्ट है जीवन आज़ाद। ये जो है गारंटीड रिटर्न लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जो कि लॉन्च किया है LIC ने। ये सारे मैंने आपको प्रोडक्ट्स की जो है आपको दिया हुआ है लिस्ट, ठीक है। अब इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस ना, लाइफ इंश्योरेंस यानी कि ज़िंदगी की बात कर रहे हो। लाइफ का मतलब क्या, जीवन होता है। और आपका जीवन कैसा चाहते हो आप, आज़ाद हो। तो याद रखना जीवन आज़ाद जो है किसका प्रोडक्ट है, आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का, ठीक है। क्योंकि लाइफ का मतलब क्या होता है, जीवन, और जीवन कैसा चाहते हो आप, आज़ाद। धन वर्षा और धन संचय किसके हैं, LIC के हैं। सिमिलरली हमने एक और पढ़ लिया जीवन आज़ाद। देखो ये सारे लेटेस्ट न्यूज़ में रहे, इसीलिए पेपर में पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है महुआ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने लॉन्च किया है सिटी फाइनेंस रैंकिंग जो है 2022 का एंड सिटी ब्यूटी कंपटीशन इन न्यू दिल्ली। तो ये पूछ सकते हैं कि सिटी फाइनेंस रैंकिंग जो है और सिटी ब्यूटी कंपटीशन जो कि न्यू दिल्ली में हुआ किस मिनिस्ट्री ने करवाया, तो आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने करवाया। अभी हमने नितिन गडकरी की बात पढ़ के आए, उन्होंने कहा कि इंडिया का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च करेगा, यानी कि उसको फंडिंग करेगा कौन, बजाज आलियांज करेगा। बातें समझ आ गई। उसके अलावा आप लोगों ने मुझे बताना है, हमने कहा था LIC ने अपने स्टेक बढ़ाए 2 के साथ, कौन कौन से थे, HDFC लिमिटेड कितने % कर लिए, ओवर 5%। और एक और फर्म के साथ किया IRCTC, पहले कितना था, बढ़ा के कितना कर लिया, उन्होंने कितना इक्विटी शेयर परचेज किया, 1.8 करोड़। बातें समझ आ गई। अच्छा उसके अलावा आप लोगों ने मुझे बताना है, तरुण चुग का नाम पढ़ के है, किसके CEO है, बजाज आलियांज के है। उसके अलावा आपने मुझे बताना है तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक के S कृष्णन हो जाएंगे। फाउंड कब किया तमिलनाडु मर्सेंटाइल, 64, ठीक है। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है, भूलना नहीं है चीज़ों को। अब आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा स्विच पढ़ा भी, ठीक है, हमने कहा स्विच को कर दिया, क्या हमने, स्विच। बताना ज़रा किसने किसके साथ किए, SBM, मैंने कहा सब बैंक का मित्र बैंक है इंडिया का बैंक, ठीक है। उसने क्या किया, ओपनली फाइनेंस कर लिया, यानी कि ओपन फाइनेंस उसकी वजह से क्या बनाई, टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी अपने लिए बनाई तो कैसे, प्राइवेट। तो ओपन फाइनेंस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलके आपका क्या है, एक फाइनेंस का प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम क्या है, स्विच है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP ने जो है इशू करी है एक रिपोर्ट विद की फाइंडिंग ऑफ डबलिंग इन्वेस्टमेंट इन नेचर बेस्ड सोल्यूशन बाय 2025। यानी कि ये क्या कह रहे हैं, UNEP की अगर बात करो इन्वायरमेंट में किस तरह से चेंजेस करने चाहिए जिसकी वजह से क्या हो, आप लोगों को इन्वायरमेंट से देखो हर एक चीज़ आपको मिलती है, यानी कि कैसे वुड मिल रहा है आपको, वुड के अलावा मेडिसिन भी मिल रही है। इसका मतलब आपकी जो है इन्वायरमेंट की किस तरह से प्रोटेक्शन की जाए जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट कैसी हो जाए, डबल हो जाए, किस ईयर तक, 2025। और इन्होंने कहा एलिमिनेट करना है नेचर नेगेटिव फाइनेंस फ्लो। यानी कि देखो एक कंपनी आपने लगाई, एक फाइनेंस कंपनी है, आपने उसको इस्टेब्लिश किया, जब आपने उसको इस्टेब्लिश किया आपको हज़ारों पेड़ काटने पड़ गए, इसका मतलब नेचर पे नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो इन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट तो डबल करनी है पर नेचर पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ये इनका टारगेट है कब तक, आपका 2025। क्या इतनी बातें समझ आ गई। नेक्स्ट है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने जो है लॉन्च करा है आपका इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड विद यूलिप। अभी से पहले जो है इन्होंने क्या लॉन्च किया था, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड किया था, क्योंकि मैंने क्या कहा था, टाटा चाय पी के क्या हो जाएंगे आप, तरोताज़ा हो जाएंगे और आपको लगेगा अपॉर्चुनिटी मिल गई, यानी कि इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड। अब इन्होंने क्या किया, उसी फंड को जो है लिंक कर दिया किसके साथ, आपके यूलिप के साथ। पहले ये चीज़ नहीं करी थी। क्या बातें समझ आ गई। तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़
फंड, किसके साथ मिलके? आपके यूलिप के साथ। यूलिप की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने जो है पार्टनरशिप कर ली NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, ताकि अलाउ कर सके पॉलिसी होल्डर को कि वो पे कर सके प्रीमियम वाया UPI 123 पे। अब देखो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है UPI 123 पे, ये पर्टिकुलर जो है NPCI ने जो है किसके साथ पार्टनरशिप करी है? तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस के साथ किया है। बातें समझ आ गई? तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घूम सकता है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कैसे करना है, ठीक है। तो UPI 123 पे किसका है? आपका HDFC लाइफ इंश्योरेंस का है। इसके लिए इन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप की है? NPCI। इसका मतलब गूगल पे सारे प्लेटफॉर्म इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। फ़ोन पे के साथ किसने किया था? सोच लो। फोन पे कोटक महिंद्रा किसने करा है? कोटक ने करा है। चलो आ जाओ। नेक्स्ट है रिन्यू बाय लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट लाइन ऑफ कस्टमाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। यानी कि देखो अभी से पहले हमने कस्टमाइज्ड की बात नहीं की, पहली बार कस्टमाइज्ड की बात करें तो इसका मतलब कस्टमाइजेशन कर लिया यानी कि उसमें इम्प्रूवमेंट कर लिया। इसका मतलब जो न्यू चीज़ें थी उसको दोबारा से क्या कर लिया? रिन्यू कर लिया। यानी कि क्या किया इन्होंने? पुरानी चीज़ थी कैसी? वो न्यू थी पर उसको क्या कर दिया? रिन्यू, यानी कि दोबारा से अच्छा बना दिया। तो रिन्यू कर लिया तो लोग बाई करेंगे उसको। तो रिन्यू बाई जो है पहला कस्टमाइज हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? फर्स्ट कस्टमाइज हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, तो इसका मतलब कैसे याद करोगे? न्यू था पर उसको रिन्यू कर लिया, तभी लोगों ने क्या कर लिया? उसको बाई कर लिया, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन, जिसको FIA कहते हैं, NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है एमर्ज किया एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेरिवेटिव। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा कि FIA की रैंकिंग के हिसाब से वर्ल्ड का जो है सबसे लार्जेस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड इन 2022, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुए उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड से किसने अर्निंग कर ली? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कर दी। और ये लगातार 4 सालों में रिपीटेडली बनते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने अपील किया है फॉर यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस टू RBI। इन्होंने क्या किया? देखो अब आपको पता होगा कोई भी बैंक है, कोई भी आपका फाइनेंस से रिगार्डिंग कोई कंपनीज है, वो हमेशा जो है लाइसेंसिंग RBI करता है। इंश्योरेंस से रिगार्डिंग लाइसेंसिंग IRDAI करता है, ठीक है। तो अब देखो अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है। फाइनेंस मतलब पैसा देना ना, फाइनेंस करना, तो इसका मतलब कौन लाइसेंसिंग करेगा? इसका RBI। पर इन्होंने कहा इनको कैसा बैंक बनाओ? यूनिवर्सल बैंक बनाओ, इनके जैसा कोई नहीं होना चाहिए। क्या बातें क्लियर होगी? तो यूनिवर्स का बैंक बना दो किसको? आपके अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा को एक तरीके से याद रखना, अन्नपूर्णा होता है खाना, ठीक है। जिसका अन्नपूर्णा वो होती है माता या जो भी गॉड है, वो कहते हैं जो आपको खाने की चीज़ें प्रोवाइड कर सके, यानी कि अन्न देने वाला अन्नपूर्णा ना। तो अन्नपूर्णा क्या कहता है? मैं यूनिवर्स का जो है पूरा अन्नदाता बनना चाहता हूँ, यानी कि अन्नपूर्णा जो है कैसा यूनिवर्सल बैंक हो जाए। किससे के लाइसेंसिंग करवाना चाहते हैं? RBI से करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड स्वाइप अप। स्विच करा था पहले, यहाँ कहा स्वाइप अप, ऊपर की तरफ स्वाइप करो यानी कि अप कर लो, यानी कि कौन हो जाएगा? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। इनका क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग्स है। ESAF ने जो है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनको मिला है प्रेस्टिजियस इंक्लूसिव फाइनेंस इंडिया अवार्ड 2022। अब देखो ये पेपर में आ सकता है कि किस आपकी फाइनेंस बैंक को जो है आपका प्रेस्टिजियस इंक्लूसिव फाइनेंस इंडिया अवार्ड मिला है? तो क्या हो जाएगा? ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो बिल्कुल साफ़ सुथरी इमेज है। कैसी इमेज है? साफ़ सुथरी इमेज है, पर है कैसा है? स्मॉल है। हमने क्या कहा? साफ़ सुथरी इमेज है पर है कैसा? स्मॉल है। तो ESAF स्मॉल फाइनेंस को मिला है कैसा? इंक्लूसिव फाइनेंस इंडिया अवार्ड 2022। उसके बाद LIC ने रिड्यूस किया, देखो पहले तक बढ़ाए, यहाँ किया रिड्यूस अपने स्टेक को इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पे। यानी कि LIC ने कहा अगर कोई इंडस्ट्री बनती है उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें मैं हिस्सेदारी कम कर रहा हूँ। पहले थी 5.433%, जिसको कम करके इन्होंने कर दिया 3.362%। देखो इसको याद कैसे करोगे?
5 के बाद क्या आता है 4 ना, 4 के बाद क्या आता है 3। इन्होंने कहा 3 से डाउन मैं जाना नहीं चाहता, क्यों ना मैं इसके नेक्स्ट भी 3 रख लूँ, तो 5.433। अब देखो 3 पे स्टॉप किया, इसका मतलब नेक्स्ट भी 3 आएगा। इन्होंने कहा 3 पे स्टॉप किया तो नेक्स्ट क्यों ना करें हम 3, तो क्या रहेगा 3 के बाद क्या आता है आपका 2 ना, लास्ट में लिख दो 2, तो 3 2 ज़ा कितने हो जाएंगे 6। बातें क्लियर होगी। तो इन्होंने क्या कहा, इनका अर्लीस्ट स्टेक इंडस्ट्री में कितना था 5, उसके बाद इन्होंने थोड़ा कम सोचा 5.4, 4 के बाद 3, 4 के बाद कम करोगे 3, इन्होंने कहा 3 से कम नहीं करना चाहिए, इन्होंने कहा 3 के बाद 3 मेंटेन करो, ठीक है। तो 5.433%, इसको रिड्यूस करके 3 से स्टार्ट करोगे, पॉइंट क्या आ जाएगा 3, लास्ट में क्या लिखोगे 2, 3 2 ज़ा कितने 6, तो 3.362% कर लिया किस में, आपकी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट आ जाओ, एडेलविस जो है जनरल इंश्योरेंस, इन्होंने रीब्रांडिंग करा है जूनो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का। अब ये पूछ सकते हैं जो जूनो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड है, इसकी रीब्रांडिंग किसने करी है, एडेलविस जनरल इंश्योरेंस ने, ठीक है। ये मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है इसीलिए मैंने कहा, और टॉप वाला भी इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है निश्चित आयुष प्लान। निश्चित होता है डेफिनेट। अब मैंने आपको कहा जो बिरलास होते हैं, बिरलास ने एक और जो है आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी लॉन्च किया था, क्या नाम था, एक्टिव फिट। इन्होंने कहा था हमारे पास जो कंपनीज़ में जो आपके वर्कर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, और वो कैसे होने चाहिए, फिट होने चाहिए। बट यहाँ क्या कह रही है, देखो एक्टिव और फिट तो रहो, पर इस चीज़ को डेफिनेट कर लो कि आपको आयुष का प्लान लेना है। आयुष क्या होता है आपको पता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, उसमें आयुर्वेदिक, आपकी यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी सारे ड्रग्स आ जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, निश्चित कर लो, एक्टिव और फिट तो रहना है, साथ में निश्चित यानी कि डेफिनेट कर लो कौन सा प्लान लेना है, आयुष प्लान ले लेना है अपने। बातें समझ आ गई, क्योंकि आयुष में जितने भी ड्रग्स है वो आपकी बॉडी को जो है डैमेज यानी कि किसी भी तरह के ऑर्गन को जो है नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं छोड़ते। चलो ठीक है, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने क्या कहा, निश्चित कर लो कौन सा प्लान लेना है, आयुष प्लान ले लेना है, ठीक है। इसमें जो है इंडिविजुअल सेविंग, यानी कि देखो अभी से पहले हमने कहा नहीं कि इंडिविजुअल सेविंग होती है, पहली बार कह रहे कि इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान रहेगा। क्या बातें समझ आ गई। नेक्स्ट है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी जो है सेकेंड इंश्योरेंस कंपनी बन गई जो कि श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस को रिलीज़ करे। पहली कौन सी थी, बजाज आलियंस, दूसरी कौन सी बनी, न्यू इंडिया एश्योरेंस। मैंने कहा ना आने वाले टाइम में हम 2 पढ़ेंगे, अभी तक न्यूज़ में 2 ही चल रहे हैं। पहली हो जाएगी बजाज आलियंस, दूसरी हो जाएगी न्यू इंडिया एश्योरेंस, क्योंकि मैंने कहा इंडिया की सबसे लार्जेस्ट जो है आपकी नेशनलाइज इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, न्यू इंडिया एश्योरेंस है। क्या बातें क्लियर हो गई। तो पहला श्योरिटी बॉन्ड किसका, दूसरा किसका, न्यू इंडिया एश्योरेंस का, ठीक है। पंकज गुप्ता जो है अपॉइंट हुए एमडी एंड सीईओ किसके, आपके प्राइमेकर का लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि पर अमेरिका लाइफ इंश्योरेंस। याद कैसे करोगे, देखो अब याद रखना, जिसके अंक कम, अंक मतलब आपके क्या नंबरिंग ना, जिसके अंक कम है वो अमेरिका में कभी भी अपनी प्लेसमेंट नहीं करवा सकता। अमेरिका यानी कि अमेरिका से परे ही सोचना पड़ेगा उसे, क्योंकि उसके अंक कैसे हैं, कम है। अंक से हो जाएगा पंकज, ठीक है। तो पंकज गुप्ता जो है एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे किसके, पर अमेरिका लाइफ इंश्योरेंस के। नेक्स्ट आ जाओ, राजेंद्र कुमार जो है डायरेक्टर जनरल बने हैं किसके, आपके ईएसआईसी के। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईएसआईसी आपके सिलेबस में मेंशन है। अगर उसके डायरेक्टर जनरल आपके फरवरी मंथ में अपॉइंट होते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। याद कैसे करना है, एम्प्लॉयमेंट को इंश्योरेंस मिलता है, आपको पता है ना, एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। कहते हैं कि आपको जो है 1 रुपये मंथ का देना है या 12 रुपये मंथ का देना है प्रीमियम, उसमें आपका लाइफ कवर यानी कि हेल्थ कवर आ जाता है। तो इसका मतलब अब देखो ईएसआईसी गवर्नमेंट उसमें क्या राज कर रही है, तो राजेंद्र कुमार हो जाएंगे। क्या बातें क्लियर होगी। तो ईएसआई में कौन है, राज कर रहे हैं कौन, आपके राजेंद्र कुमार, जो कि डायरेक्टर जनरल है किसके, आपके ईएसआईसी के। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। देखो कुछ एक जो है आपकी स्कीम्स है जो न्यूज़ में थी वो मैंने थोड़ा बहुत मेंशन किया है। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM जो है लॉन्च हुई कब, आपकी 2003। उसके बाद हुआ क्या, देखो नेशनल हेल्थ मिशन आया।
ठीक है। उसमें क्या किया, रूरल लाइवलीहुड और अर्बन लाइवलीहुड को मर्ज कर लिया 2005 में। उसके बाद बना आपका नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। तो न्यूज़ में था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो मैंने लिख दिया 2003 में। तो अर्बन और रूरल जो है मर्ज कर गई कब, आपकी 2005 में। उसके बाद बन गई नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इज़ इशूड बाय पोस्ट ऑफिसेस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कौन इशू करता है, आपके पोस्ट ऑफिस करते हैं और कोई नहीं करते। उसके बाद है यूएन ने रैंक किया है नमामि गंगे को एज वन ऑफ द टॉप 10 इनिशिएटिव इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में जितने भी टॉप 10 इनिशिएटिव है उसमें से एक कौन सा है, नमामि गंगे। और बोल कौन रहा है, यूएन बोल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, पंकज गुप्ता कहाँ के क्या पॉइंट हुए, एमडीएमसीयू किसके, प्रा अमेरिका प्राइवेट लिमिटेड के। अच्छा, ईएसआईसी के डायरेक्टर जनरल राजेंद्र कुमार, यानी कि राज कर रहे हैं, ठीक है। चीज़ें क्लियर है। अब देखो इंश्योरेंस अवेयरनेस करवा रही है, ध्यान देना है। एक ऐसा पर्सन जो कि एक्सपर्ट है किस फील्ड में, अब देखो इसको मैं सीधी भाषा में समझाती हूँ। एक पर्सन ऐसा एक्चुअली जो ये बताएगा आपको कैलकुलेशन करके आपको कितना प्रीमियम पे करना है। तो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक स्टार्ट और मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करने में एक्सपर्ट बंदा है, उसे क्या कहते हैं, हम एक्चुअरी कहते हैं। क्या बातें क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, सरेंडर्ड वैल्यू क्या होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में समझना। देखो आपने क्या है, पॉलिसी परचेज की, यानी कि 18 से 40 साल के लिए। मान लो वो मैच्योर, यानी कि 40 साल कंप्लीट हो जाएगी, इसका मतलब वो मैच्योर हो जाएगी। मैंने कहा मैच्योरिटी का मतलब होता है जब आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब अगर मान लो कोई पर्सन मैच्योर होने से पहले उस पॉलिसी को एग्जिट कर ले, एग्जिट कर ले मतलब उसने प्रीमियम देना बंद नहीं किया, उसने कहा मैं इस पॉलिसी को विड्रॉ करना चाहता हूँ, पर अपना लॉक इन पीरियड उसने पास कर लिया। यानी कि कईयों का लॉक इन पीरियड 3 साल, यानी कि पॉलिसी 3 साल तक नहीं तोड़वा सकते, कईयों को 5 साल होता है। यानी कि इन्होंने लॉक इन पीरियड कंप्लीट कर लिया है, पर उसके बाद इन्होंने पॉलिसी को एग्जिट कर लिया। एग्जिट करने के बाद जो इनको इंश्योरेंस का पैसा मिला उसे कहते हैं सरेंडर्ड वैल्यू। क्या कहते हैं, सरेंडर्ड वैल्यू। तो सरेंडर्ड वैल्यू क्या होती है, अगर आप मैच्योर होने से पहले ही उसको क्या कर लो, एग्जिट कर लो, और उसके बाद जो आपको रिमेनिंग अमाउंट मिल रहा है उसे क्या कहते हैं, सरेंडर्ड वैल्यू कहते हैं। क्या बातें समझ आ गई। अब आ जाओ नेक्स्ट है पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू कैसे याद रखना है, देखो मैंने आपको शुरुआत में कहा मिनिमम पॉलिसी में जो है 3 साल तक आपको मिनिमम पे करना ही करना पड़ता है, यानी कि मिनिमम लॉक इन पीरियड कितना होता है, 3 साल। कुछ एक होती है जिनका फ्री लॉक इन पीरियड होता है, पर सबका नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पॉलिसी होल्डर ने 3 साल तक लगातार पैसे दिए, 3 साल के बाद प्रीमियम देना ही बंद कर दिया। 3 साल के बाद प्रीमियम देना बंद कर लिया, इसका लॉक इन पीरियड तो क्रॉस किया, इसका मतलब बंदा जो है क्लेम कर सकता है पैसे। पर हमने सरेंडर्ड वैल्यू में कहा कि बंदे ने पूरी प्रीमियम दी, पर उसने क्या किया, 3 साल के बाद या कभी भी मैच्योर होने से पहले उसने एग्जिट कर दिया। पर यहाँ बंदे ने एग्जिट नहीं किया, यहाँ पर्सनालिटी ने किया क्या, उसने प्रीमियम देना ही बंद कर दिया। उसके बाद भी उसको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, वो जो पैसा मिलेगा उसे कहते हैं पेड अप वैल्यू। बातें समझ आ गई। सरेंडर्ड और पेड अप में कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है, समझ आ गया। इसमें मैंने कहा पर्सन ने प्रीमियम देना बंद कर दिया, बट वहाँ पे बंदे ने प्रीमियम देना बंद नहीं किया, डायरेक्टली एग्जिट कर दिया उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, अ डिमांड मेड बाय द इंश्योर्ड और द इंश्योर्ड बेनिफिशियरी इज कॉल्ड क्लेम। यानी कि देखो जब आपका पूरा मैच्योर हो जाता है उसके बाद हम क्या कहते हैं, हम इंश्योर्ड है, हम कहते हैं कि हमें जो है पॉलिसी का पैसा चाहिए। एग्जिट करना मतलब देखो बंद कब होती है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी, जब आपका पूरा टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, यानी कि 18 से 40 साल के ले लिया, यानी कि 40 साल के तक आपने पूरा बराबर प्रीमियम दिया, इसका मतलब पॉलिसी क्लोज हो जाती है। बट उससे पहले आपकी पॉलिसी क्लोज नहीं हुई थी, समहाउ आपका टाइम पीरियड 10 साल का बचा था, पर आपने क्या कहा, आपने कहा बस मैं इस पॉलिसी को क्लोज करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी नीड है पैसा। तो इसका मतलब जो पैसा उस टाइम आपको मिल रहा है जब आपने उससे एग्जिट कर लिया उसको सरेंडर वैल्यू कहते हैं। हाँ जी, पेड अप में क्या होता है, पेड अप में मैंने कहा 3 साल तक उसने लगातार प्रीमियम पे किए, पर 3 साल के बाद उसने प्रीमियम पे करना बंद कर दिया, ना ही उसने पॉलिसी को एग्जिट किया, ना ही किसी तरह से वो करा। इसका मतलब उसने अपनी चॉइस से जो है आपका प्रीमियम देना बंद कर लिया, ठीक है। अब देखो कभी भी आप सरेंडर वैल्यू यानी कि आप सरेंडर करवा रहे हो, यानी कि समहाउ आप कह रहे हो कि मैं प्लान को पॉलिसी को एग्जिट करना चाहता हूँ, तो उसके बदले में आपको चार्ज भी देना पड़ता है, उसको कहते हैं सरेंडर चार्ज, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, मैंने क्या कहा, बेनिफिशियरी हूँ, मेरा टर्म कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या चाहती हूँ मैं, पैसा चाहती हूँ मेरी पॉलिसी। अब दिखती बात है इंश्योरेंस का पैसा चाहिए। अब मुझे अगर इंश्योरेंस का पैसा चाहिए या मेरे नॉमिनी क्लेम का मतलब मांगते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम क्लेम कहते हैं। बातें समझ आ गई।
अब आ जाओ नेक्स्ट, वेस्टिंग डेट क्या होती है। देखो अब एन्युटी क्या होता है, अब आप लोगों को मैंने पहले कहा पेंशन प्लान होता है, ठीक है। अब देखो एन्युटी यानी कि बंदा पेंशन चाहता है, 60 साल का हो गया, अब मान लो 1 अप्रैल को उसको पहली बार पेंशन मिलना स्टार्ट होगी, उसको कहते हैं वेस्टिंग डेट। क्या कहते हैं? वेस्टिंग डेट। यानी कि उसने 60 साल तक प्रीमियम पे किया, 60 साल के बाद वो जो है एलिजिबल है किसको लेके? पेंशन को लेके। जब उसको पेंशन मिल गई उस डेट को हम कहते हैं वेस्टिंग डेट। यानी कि 1 अप्रैल को अगर उससे मिली है तो वो डेट कौन सी होगी? उसकी वेस्टिंग डेट होगी। अब आ जाओ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैप इन द इंश्योरेंस सेक्टर वॉज इंक्रीज टू 74%। मैंने आपको शुरुआत में कहा था, जब मैंने आपको करवाया था इंश्योरेंस के बारे में, मैंने आपको ये कहा था जब आपकी IRDA की फॉर्मेशन हुई उस टाइम जो है कितना परसेंट था FDI? 26। उसके बाद 2014 में कितना हुआ? 49। करंट कितना है? 74। किस बिल की वजह से? ये पता होना चाहिए, इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 के हिसाब से इस टाइम जो है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना है? 74% है। इसका मतलब जब से मोदी गवर्नमेंट आई है ऑलमोस्ट डबलिंग हो गई है चीज़ों की, ठीक है। नेक्स्ट है सरेंडर चार्ज। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। मैंने क्या कहा आपको, अगर मान लो आप जो है टाइम पीरियड होने से पहले पॉलिसी का जो है आप तोड़वा देते हो, कहते हो कि बस समहाउ मैं इससे एग्जिट करना चाहता हूँ, इसका मतलब आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। वो जो इंश्योरेंस का पैसा मिला मैच्योर होने से पहले उसे कहते हैं सरेंडर वैल्यू। अब उसके बदले में कुछ एक चार्ज तो देना पड़ेगा कंपनी को, इंश्योरर को, तो वो जो चार्ज देते हैं उसे कहते हैं सरेंडर चार्ज। बातें समझ आ गई? नेक्स्ट आ जाओ, प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। ये क्या होता है? परसेंटेज ऑफ प्रीमियम अप्रोप्रिएटेड टुवर्ड्स चार्जेस बिफोर एलोकेटिंग टू द यूनिट्स अंडर पॉलिसी। अब देखो पहली बार है, अब मैंने क्या किया? पॉलिसी ले ली, पॉलिसी परचेज कर ली। जब मैं पहली बार उनको पैसा दूंगी तो उसमें मुझे एडिशनल चार्ज देने पड़ते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम, फर्स्ट टाइम जब पेमेंट करते हैं कोई भी पॉलिसी लेने से पहले, उसमें क्या है आपको एडिशनल चार्ज देने होते हैं। वो जो एडिशनल चार्ज होता है उसे कहते हैं प्रीमियम एलोकेशन चार्ज कहते हैं। बातें समझ आ गई? मैंने कोई पॉलिसी ले ली, मान लो लाइफ इंश्योरेंस का ले लिया, यानी लाइफ इंश्योरेंस में मैंने हेल्थ पॉलिसी ले ली। हेल्थ पॉलिसी में हुआ क्या, प्रीमियम जो मैं नेक्स्ट टाइम से पे करूँगी वो कम रहेंगे, पर जो मैं फर्स्ट प्रीमियम पे करूँगी वो थोड़ा एडिशनल रहेगा। उसमें उनके चार्जेस होते हैं सर्विस चार्ज, उसे हम क्या कहते हैं? प्रीमियम एलोकेशन चार्ज कहते हैं। बातें समझ आ गई? और ये हमेशा कब देते हो? फर्स्ट टाइम देते हो। नेक्स्ट आ जाओ, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल जो है कॉन्स्टिट्यूट हुआ किस सेक्शन के अंडर? तो ये आपको पता होना चाहिए, 64C ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938, और हुआ कब? 2001। देखो इससे पहले मैंने ये नहीं कहा कि कॉन्स्टिट्यूट हुआ, फॉर्मेशन की बात की, यहाँ बात करी पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूटली कैसे काम कर रहा है। तो किस सेक्शन के अंडर? 64C ऑफ इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938। बातें समझ आ गई? पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की किस सेक्शन के अंडर फॉर्मेशन हुई? तो 64C। अब आप लोगों ने मुझे बताना IRDA कोई भी रेगुलेशन बना सकता है आपके इंश्योरेंस सेक्टर में किस सेक्शन के अंडर? 114A ऑफ किसका? इंश्योरेंस एक्ट। एक बात हमने कहा था टैक्स बेनिफिट मिल सकता है यूलिप में, किस सेक्शन के अंडर? 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। बातें क्लियर होगी? और GIC की फॉर्मेशन 64C के अंडर हुई ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। अब आ जाओ नेक्स्ट, इंश्योरेंस ब्रोकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। देखो अब आपको पता होना चाहिए इंश्योरेंस के भी ब्रोकर्स होते हैं, तो इंश्योरेंस ब्रोकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है इसकी फॉर्मेशन जो है किसके अंडर हुई? सेक्शन 25, और वो भी किसका? कंपनीज एक्ट 1956। और कब बना? 2001। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है। तो हमने क्या कहा, इंश्योरेंस ब्रोकर जो है आपका एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जिसकी फॉर्मेशन हुई किसके अंडर? सेक्शन 25 किसका? कंपनीज एक्ट का। कब का है? 1956। उसके हिसाब से इसकी फॉर्मेशन कब हुई? 2001 में हुई। बातें समझ आ गई? अच्छा, जनरल इंश्योरेंस की बात की, किस सेक्शन के अंडर? 64C। पर्टिकुलर किस एक्ट का? इंश्योरेंस एक्ट का। फिर हमने नेक्स्ट बात की, आपने मुझे बताना है पर्टिकुलर, पहले तो बताओ कौन सा सेक्शन? 25 किसका? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट आया कब और उसकी फॉर्मेशन कब हुई? 2001। किसकी? इंश्योरेंस ब्रोकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की। बातें समझ आ गई? अब आ जाओ, IGMS इंटीग्रेटेड
ग्रीवियंस आपका जो है मैनेजमेंट सिस्टम। देखो कभी भी होता है, अगर IRDA की बात करो, IRDA भी संभव चाहता है ना कि आपकी ग्रीवियंस यानी कि शिकायतें हो, उसका रिड्रेसल एक प्लेटफॉर्म पे हो जाए। तो उसके रिगार्डिंग आपसे ये पूछ सकते हैं कि IRDA ने जो है रजिस्ट्रेशन के लिए एक नया सिस्टम क्रिएट किया, उसका नाम क्या है, IGMS। इस IGMS के थ्रू जो है आप अपनी शिकायतों को जो है डायरेक्टली जो है किसको रिसाइड कर सकते हो, IRDA को कर सकते हो। IGMS की फुल फॉर्म आ सकती है IGMS, इंटीग्रेटेड मतलब एक जगह पे सारा होना। G से हो जाएगा ग्रीवियंस, M से हो जाएगा मैनेजमेंट, S से हो जाएगा सिस्टम। अब देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, वो इंटीग्रेटेड भी देंगे, ग्रीवियस भी देंगे, मैनेजमेंट भी देंगे, सिस्टम की जगह सर्विस और 2-3 ऑप्शन और दे देंगे। तो याद रखना सिस्टम है, किसने क्रिएट किया है, IRDA ने। अब नेक्स्ट है, देखो कभी भी याद रखना, आपने कभी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली, उसमें जो है पर्टिकुलर थेफ्ट यानी कि चोरी हो गई, किसी तरह का लॉस हो गया, किसी तरह का डैमेज हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पैरल। तो पैरल क्या होता है, एक स्पेसिफिक रिस्क होता है पर्टिकुलर, जिसमें इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या कवर होता है आपका, फायर, फ्लड और थेफ्ट, ऐसी चीज़ें। यानी कि डैमेज हो गया, फायर लग गई, थेफ्ट हो गया, और उसके अलावा क्या, फ्लड आ गया, फ्लड के अलावा मान लो अर्थक्वेक आ गया, ऐसी सब कंडीशन हो गई, और पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिस्क जो कवर हो रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी में, उसे क्या कहते हैं, हम पैरल कहते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया जो है इस्टेब्लिश किया किसने, IRDA ने। कब करा आपका, 2009 में, ठीक है। अब याद रखना इंश्योरेंस, इन वर्ड थोड़ा थोड़ा 9 जैसा लग रहा है आप लोगों को, इन 9, ठीक है, नहीं भी लग रहा है याद रख लेना, ठीक है। इन बार बार 2 बार आ रहा है, इन मतलब 9, यानी कि ऑपोजिट करोगे इनको तो क्या बन जाएगा, इन और इन को 2 बार आप ऑड उसमें करोगे तो 9 बन जाएगा, NI वैसे करके याद कर लेना, ठीक है। तो 9 जो है 2009 में जो है इस्टेब्लिश किया इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है। तो इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन का भी एक ब्यूरो है जिसको इस्टेब्लिश किसने करा, आपके IRDA, क्योंकि मैंने कहा ना रिफॉर्म्स कौन लेके आएगा, IRDA, और इस्टेब्लिश कब किया, 2009 में। अब देखो नेक्स्ट लिखा है, इंश्योरेंस शेल कंप्लाई विद अवार्ड विद इन 30 डेज। देखो क्या होता है, अवार्ड की बात मैंने आपको समझाया था। इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन है, 2 तरह से फंक्शन करता है, एक होता है मीडिएशन, दूसरा क्या होता है आपका अवार्ड। मैंने कहा मीडिएशन में लेता है 30 दिन, 30 दिन लेता है कि 15 दिन लेता है, 15 दिन लेता है। और मैंने कहा अवार्ड में जो है 3 महीने लेंगे, 3 महीने में वो चीज़ देखते हैं कि क्या, अब देखो 15 दिन वो आए नहीं, एक दिन इंश्योरेंस कंपनी नहीं आई, कुछ जब उनको बुलाया नेक्स्ट डे पे जो है आपका इंश्योर्ड नहीं आया। तो इन्होंने क्या किया, इंश्योरेंस एम्बुड्समैन ने, इन्होंने अपना फंक्शन यूज़ किया अवार्ड। इन्होंने कहा पहले हम रिव्यू लेंगे, रिव्यू लेने के बाद 2 चीज़ हो सकती है, या तो आप उसको कंपनसेट कर दोगे या फिर नहीं करोगे। मान लो उन्होंने कंपनसेट कर दिया, तो इंश्योरर को पैसे कितने दिन के अंदर देने होते हैं, तो 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर, 30 दिन। मैंने कहा अगर मान लो अगर जो है उनका केस जो है फेवर में रहा किसके, इंश्योर्ड के, तो दिखती बात है इंश्योरर को पैसे कितने दिन के अंदर देने पड़ेंगे, 30 डेज के अंदर देने पड़ेंगे। क्या बातें समझ आ गई। नेक्स्ट आ जाओ, बोर्ड ऑफ IRDA। अब आपको पता है IRDA की, अब मुझे बताओ IRDA के चेयरमैन का नाम क्या है, देवाशीष पांडा, ठीक है, ये सब हम कर चुके हैं। अब देखो सबसे बड़ी बात है IRDA में जो है कितने मेंबर्स होते हैं, यानी कि इनका जो मेंबर का जो काउंसिल, इनका बोर्ड होता है, उसमें कितने बंदे जो है आपके फंक्शनल होते हैं। तो एक क्या होंगे, चेयरमैन, उसके अलावा 5 होल टाइम मेंबर होते हैं, और 4 जो आपके पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। बातें क्लियर होगी। एक क्या रहते हैं, चेयरमैन, 5 जो है क्या रहते हैं आपके होल टाइम मेंबर, और 4 क्या रहते हैं, पार्ट टाइम मेंबर। RBI का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना फाइनेंस में जो है अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, आपके RBI, यानी कि वहाँ की लाइसेंसिंग ये करते हैं। तो RBI में जो है कितने मेंबर होते हैं, 21, और IRDA में कितने होते हैं, 10 होते हैं। नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी, अब देखो आपको पता होना चाहिए इंश्योरेंस के रिगार्डिंग भी एक अकेडमी बनाई है जो कि आपकी पूरी नॉलेज देती है इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। तो वो अकेडमी इस्टेब्लिश हुई 1980 में, और है कहाँ पे आपकी, कोलकाता में। बातें क्लियर होगी। देखो पहली फर्म इंश्योरेंस की वो कहाँ पे बनी थी, कोलकाता में। तो याद रखना नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी भी कहाँ बनाई, कोलकाता में, और बनाई कब, 1980 में बनाई। समझ आ गया। हमने बात की थी इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो किसने क्रिएट किया, IRDA ने। कब किया, 2009 में किया। अच्छा ठीक है। एक पॉलिसी होल्डर कैन ओपन वन, देखो इसको सिंपल भाषा में समझाती हूँ। मैंने आपको कहा, हमने इंश्योरेंस रिपोजिटरी की बात की थी, हमने कहा था हार्ड कॉपी को जो है सॉफ्ट कॉपी में कर लेंगे, यानी कि कागज़ की जगह क्यों ना हम एक ID बना दें,
एक आईडी बना दे जिसमें बंदा जो है अपना क्या एक अकाउंट क्रिएट करके अपना जो है इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट ले ले। तो हम क्या कह रहे हैं, एक टाइम में पॉलिसी होल्डर सिर्फ अपना एक अकाउंट बना सकता है, यानी कि वन इंश्योरेंस अकाउंट जो है एक टाइम में एक पर्सन एक ही बना सकता है। और आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपने इंश्योरेंस ले लिया उसके 7 दिन के अंदर अंदर ये अकाउंट आपको बना देना है। बातें समझ आ गई? अब आ जाओ नेक्स्ट। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 11 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। अब देखो, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का भी एक बिजनेस है, किस सेक्शन के अंडर डिफाइन किया है? 2 क्लॉज 11, और वो भी किसका? आपका इंश्योरेंस एक्ट 1938। बातें समझ आ गई? थोड़ा सा मुश्किल हैक्टिक लग रहा होगा, पर एक बार क्विक रिव्यू ले लोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो ये चीज़ क्या है, ये मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ। अगर मान लो आपने इंश्योरेंस का बिजनेस खोलना है, मान लो मेरे पास पैसा है, मैं चाहती हूँ क्यों ना मैं इंश्योरेंस का बिजनेस खोलूँ। अगर आप इंश्योरेंस का बिजनेस इंडिया में खोलना चाहते हो तो इंश्योरेंस का बिजनेस ओपन करने के लिए इंडिया में बंदे के पास कितना पैसा होना चाहिए? तो 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़। अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि 100 करोड़ रुपीज़ है, तो मैं एलिजिबल हूँ कि इंश्योरेंस का बिजनेस ओपन कर सकती हूँ कहाँ पे? अपना इंडिया में। पर सेम टाइम पे अगर कोई बैंक चाहता है कि अगर वो इंश्योरेंस बिजनेस खोलना, जैसे कि HSBC हमने पढ़ा, HDFC का भी पढ़ा हमने, इंश्योरेंस कंपनी से, इसका मतलब बैंक के पास कितना पैसा होना चाहिए कि वो आपका इंश्योरेंस बिजनेस खोल सके इंडिया में? तो उनके पास 500 करोड़ यानी कि 5 बिलियन होने चाहिए। बातें समझ आ गई? और एक जो बंदा है, सिंगल बंदा जो इंश्योरेंस बिजनेस खोलना चाहता है, उसके पास 1 बिलियन होना चाहिए यानी कि 100 करोड़। वहीं बैंक के पास कितने होने चाहिए? 500 करोड़। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, अब देखो एक पर्सन है, वो चाहता है किसी तरह की इक्विटी हो उसकी, किसमें? इंश्योरेंस में। तो दिखती बात है, अगर एक इंडिविजुअल चाहता है कि उसकी शेयर होल्डिंग हो, तो वो पर्टिकुलर कितना शेयर होल्डिंग ले सकता है इंश्योरेंस कंपनी में? तो याद रखना 10%। कितना परसेंट? 10%, इससे ज़्यादा नहीं। अगर ये इससे ज़्यादा लेना चाहते हैं तो इनको परमिशन लेनी पड़ेगी IRDAI से, और मिनिमम कितना ले सकते हैं? 10%। सेम टाइम पे अगर बैंक चाहता है तो बैंक 5% ले सकता है, 5% से ज़्यादा चाहता है तो उसे RBI से परमिशन लेनी होगी। बातें समझ आ गई? अच्छा ये बताओ, अगर कोई पर्सन चाहता है कि वो जो है इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस बिजनेस को ओपन करे इंडिया में, उसके पास कितना पैसा होना चाहिए? 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ होना चाहिए। वहीं बैंक चाहे तो 500 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, अगर एक सिंगल बंदा चाहता है इंश्योरेंस कंपनी में शेयर होल्डिंग, तो कितने हो सकते हैं? 10%। अगर इससे ज़्यादा चाहता है, किससे परमिशन लेगा? अगर बैंक है, बैंक का कितना हो सकता है? अगर उससे ज़्यादा चाहता है, RBI से लेगा। ठीक है, ₹200 करोड़ इज द मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल रिक्वायरमेंट टू कैरी री इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। आपको पता है री इंश्योरर कौन है? एक कंपनी है जो कि GIC, ठीक है, GIC री इंश्योरर है। तो देखो अभी तक हमने बात की, इंश्योरेंस बिजनेस खोलना है तो 100 करोड़ होना चाहिए यानी कि 1 बिलियन। वहीं अगर आपको री इंश्योरेंस बिजनेस खोलना है तो कितना होना चाहिए? आपके पास 200 करोड़ होना चाहिए। बातें समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? री इंश्योरेंस के लिए 200 करोड़ और आपका इंश्योरेंस बिजनेस के लिए 100 करोड़ होना चाहिए। IRDAI ने जो है स्टार्ट लाइसेंसिंग प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। अब आपको पता है, मैंने आपको एक बात कही थी, IRDAI बना, उसके बाद मैंने आपको कहा 2001 से जो है IRDAI ने जो है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ को भी जो है अपने ग्रुप में लेना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से उनके FDI इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो गया था। अब आ जाओ नेक्स्ट, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये लॉन्च किया गया लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये तो हम कर चुके हैं, हमने पर्टिकुलर डिफाइन भी किया था। इसमें इंटरेस्ट रेट कितना था? 7.4% है। बातें समझ आ गई? प्रधानमंत्री वय वंदना की बात करें तो एक ऐसा प्लान है, एनविटी है, किस तरह का है? एनविटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, मैक्सिमम पर्सन कितनी एज तक एनरोल कर सकता है? मैक्सिमम एज तो डिफाइन ही नहीं की थी उन्होंने, तो मिनिमम एज डिफाइन की थी 60। और आपने बताना है कि इसको लॉन्च कब किया गया था? 2017। कितने ईयर के स्लैब में किया था? उसको एक्सटेंड किया है, इसको अभी 2021 तक किया था, उसके बाद एक्सटेंड कर लिया 31 मार्च 2023। यानी कि कोई भी पर्सन अगर 60 ईयर का है तो वो एलिजिबल है एनरोल करने के लिए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। IRDAI ने जो है परमिट किया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, जिन्होंने कंप्लीट कर लिया 10 साल के ऑपरेशन की, रेज कर सकते हैं अपने कैपिटल थ्रू IPOs, यानी कि आपके जो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। अब आपको पता है IPOs क्या होते हैं, बेसिक वो समझ लो। देखो मान लो कोई कंपनी है,
कोई कंपनी है वो क्या करता है, पहली बार शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है और शेयर को जो है क्या कर रहा है, बेच रहा है। पहली बार क्या कर रहे हैं, मैंने कहा शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं और शेयर जो उनके थे उनको क्या कर दिया, सेल आउट कर लिया, उसे क्या कहते हैं, आईपीओस कहते हैं। ये बाई या सेल कर लिया, उसे क्या कहते हैं, आईपीओस। मैंने कहा कोई भी कंपनी है फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में या तो बाई करे या परचेज कर रहा है या फिर सेल आउट कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, हम आईपीओस कहते हैं। तो आपका आईआरडीआई कहते हैं जिसने भी 10 साल कर दिया है वो क्या कर सकता है, अपने कैपिटल को रेज कर सकता है थ्रू आईपीओस। रेज कैसे कर सकता है, अपने शेयर को बेच दो, शेयर को बेच दोगे तो पैसा रेस हो जाएगा, तो वो क्या कर सकता है, अपने कैपिटल को रेस कर सकता है। अब देखो रिवाइवल पीरियड क्या होता है ये समझना। देखो लैप्स पीरियड क्या होता है उससे पहले ही समझो। कोई भी पॉलिसी अगर 3 साल हो चुके हैं, 3 साल तक उसने प्रीमियम पे किया है, तब तक वो लैप्स नहीं होती। मान लो 3 साल से पहले उसने प्रीमियम पे करना बंद कर दिया तो वो लैप्स पीरियड होता है, यानी कि पॉलिसी लैप्स हो जाती है। बातें समझ आ गई। उसके बाद जो टाइम पीरियड देगा आपको इंश्योरेंस कंपनी, उसे कहते हैं रिवाइवल पीरियड, कि समहाउ आप दोबारा से क्या पे करो, प्रीमियम पे करो। बातें समझ आ गई। तो कोई भी पॉलिसी 3 साल से पहले लैप्स नहीं होती, 3 साल के बाद लैप्स नहीं होती। पहले अगर कोई पर्सन जो है आपका प्रीमियम पे करना बंद कर दे तो पॉलिसी क्या हो जाती है, लैप्स हो जाती है। पर जो बीच का टाइम पीरियड दिया जाता है आपको, उसे कहते हैं रिवाइवल पीरियड। Insurance plan under which number of employees and their dependents are insured under a single policy is known as group insurance। यानी कि एक सिंगल पॉलिसी जिसके अंदर मान लो एक कंपनी है, कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ है उसको पर्टिकुलर एक पॉलिसी में क्या कर ले, सब लोगों को क्या कर ले, इंश्योर्ड कर ले, उसे हम कहते हैं ग्रुप इंश्योरेंस। यानी कि मान लो आपकी फैमिली में 15 मेंबर है, आपने सिर्फ एक पॉलिसी परचेज की, उस एक पॉलिसी पे सिर्फ एक प्रीमियम पे कर रहे हो, उस तरह की पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, इंश्योरेंस को कहते हैं ग्रुप इंश्योरेंस। क्या बातें समझ आ गई? ठीक है, इसी के साथ एंड हो गया है। ठीक है, भूलना नहीं है पर चीज़ों को।